गुड मॉर्निंग प्यारे खजूरो। गुड मॉर्निंग 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 गुड मॉर्निंग। सो कैसे आप सब, क्या हालचाल सभी प्यारे खजूरों का। वेलकम बैक टू PW। आई एम योर टीचर, योर मेंटर, फिजिक्स नीट का हम सफर जगजोत सर। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम सभी प्यारे खजूरों को प्यार भरा नमस्कार। महफिलें सज चुकी हैं, खजूर सारे आ गए हैं। खजूरों की महफिल में आप सभी का स्वागत। और आज हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं यहाँ पे। आज हम शुरू करने वाले हैं ग्रेविटेशन। सो यार, रोटेशन आप लोगों ने पूरा निपटाया। आई होप क्वेश्चंस कर रहे हो, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। मैक्सिमम सवाल हमने क्लासरूम में भी डिस्कस किए। कुछ सवाल अगर नहीं भी बनेंगे तो उस पर फर्दर चर्चा जारी रहेगी, पर अभी तक हम लोगों ने रोटेशन मोशन निपटा लिया, यानी कि काफी हद तक हम लोगों ने क्लास 11th का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। अब आने वाले चैप्टर्स में से जो चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो ग्रेविटेशन है। सो ऑलमोस्ट बुक 1 खत्म होने वाली है, अपनी बुक 2 स्टार्ट हो जाएगी क्लास 11th की। तो आप लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं, अभी मैकेनिक्स पढ़ी है और ये मैकेनिक्स आने वाले चैप्टर्स में भी बहुत काम आने वाली है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसा रहा आप लोगों का ये वीकेंड। आप लोगों ने अपने जिनके भी बैकलॉग थे, आई सभी ने अपने बैकलॉग निपटा लिए। जिनके भी बैकलॉग थे, क्या सभी ने अपने बैकलॉग कवर कर लिए? क्या किसी का बैकलॉग अब बचा नहीं है? अगर बचा है तो उसको जल्दी कवर करो। अच्छा, अगर कोई बच्चा ग्रेविटेशन से लेक्चर देखना स्टार्ट कर रहा है, बीच में कोई बैकलॉग रह गया है, तो इसमें बहुत ज्यादा रोटेशन का यूज नहीं होने वाला है। सो यस, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो अगर आपका कोई दोस्त है या फिर आप दिमाग में रख के बैठ रहे हो कि सर काफी बैकलॉग हो गया था बीच में, क्या हम यहां से चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं? भाई अगर आपने वर्क पर एनर्जी तक पढ़ा है ना, और अगर आपने रोटेशन नहीं करा, सेंटर ऑफ मास नहीं करा, तो यहां से शुरू कर सकते हो। कोई खास मुश्किल नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ग्रेविटेशन से भी आप पिक कर सकते हो, तो यहां से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, क्लियर, डन, नो बैकलॉग। सच्ची बात है, सच्ची मुच्ची, ओए होए होए। चलो बढ़िया, अच्छी बात है। बैकलॉग नहीं भी होना चाहिए। और ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अभी तक बैकलॉग अगर आपका खत्म हो चुका है तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहे हो। अगर नहीं हुआ है तो भाई थोड़ा सा आप लोगों को और ज्यादा एफर्ट देने की जरूरत है। सैटरडेज को, वीकेंड्स को, संडेज को यार यूटिलाइज करो। जिस दिन सबसे कम क्लास है उस दिन आप लोग ये बैकलॉग खत्म कर सकते हो, और करना ही पड़ेगा। इससे पहले कि हम और आगे बढ़ जाएं, क्लास 12th का सिलेबस स्टार्ट हो जाए, तब तक आपको बैकलॉग निपटाना ही पड़ेगा। बाकी सारे बच्चे तो ये भी चाह रहे हैं कि सर क्लास 12 जल्दी से स्टार्ट कर दो, पर अपने समय पे ही स्टार्ट होगा। और क्लास 12th का जो पहला पहला चैप्टर है वो इसी से रिलेटेड है, ग्रेविटेशन। और क्लास 12th का पहला चैप्टर आप जानते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहा हूं, बहुत सिमिलर है, बहुत सिमिलर है। तो इसलिए ग्रेविटेशन को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, इसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप क्लास ट्वेल्थ का पहला चैप्टर पढ़ोगे और ग्रेविटेशन पढ़ोगे, यहां पे सारी चीजें, बहुत सारी चीजें आपको एकदम मिलती जुलती लगेंगी, एकदम हूबहू, एकदम कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी लगेगा। तो इसके लिए हम लोगों को क्लास 11th में ये ग्रेविटेशन पढ़ना बहुत जरूरी होता है, राइट। सो यहां पे हम लोग इस चैप्टर को शुरू करेंगे। मैं आपको बता देता हूं, आज हम लोग न्यूटन्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ऑब्वियसली शुरू होगा लेक्चर इंट्रोडक्शन से, कि कहां से ये चीजें शुरू हुई थी। उसके बाद न्यूटन्स लॉ, फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, फिर एक मैंने आपको टॉपिक बोला था टॉपलिंग। लास्ट में हम लोग टॉपलिंग इफेक्ट भी करेंगे। लास्ट के 15-20 मिनट, 25 मिनट जो भी हमें टाइम मिलेगा, उसमें हम लोग ये रोटेशन का, मैंने आपको कहा था एक स्पेशल टॉपिक है, ये रोटेशन का ही टॉपिक है वैसे तो, बट आप उनके लिए है भाई जो एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, जिनको थोड़ा सा है। देखो कंफर्मेशन कहीं से नहीं है, मैं ये नहीं जानता रोलिंग मोशन वो देंगे नहीं देंगे इस बार, क्योंकि रोलिंग मोशन मना करने के बावजूद उन्होंने एग्जाम में दिया था। तो जस्ट फॉर द सेफर साइड मैं ये टॉपिक कवर करा रहा हूं। टॉपलिंग वैसे मैं लास्ट ईयर नहीं पढ़ाया था, काफी टीचर्स इसको पढ़ाते हैं, काफी टीचर्स इसको अवॉइड करते हैं, बट पढ़ाते टाइम हम यही कहते हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम लोग इसको पढ़ाएंगे इस साल, क्योंकि हमें एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, इसकी बेसिक नॉलेज दूंगा आपको, ठीक है ना। इसकी हम लोग बेसिक नॉलेज पे चर्चा करेंगे, इसकी बेसिक नॉलेज जरूर लेंगे और इसको लास्ट में रखते हैं। तो आज पहले माहौल सेट करते हैं, ग्रेविटेशन के लिए नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और लास्ट के 20-25 मिनट इस पे चर्चा करेंगे टॉपलिंग इफेक्ट पे, ठीक है। गाना, ओहो यार गाना तो फिर मैं तैयार नहीं करके आया। गाना भी गाएंगे, गाना भी गाएंगे, कल गाऊंगा, चलो ठीक है। ट्यूसडे स्पेशल, ओके, ट्यूसडे स्पेशल जगजोत सर के साथ, ठीक है, ओके। चलो, फिजिक्स में थोड़ी सी परेशानी फेस कर रहे हो। फिजिक्स में तो यार परेशानी फेस करोगे ही, अगर आप टाइम टू टाइम रिवीजन नहीं करोगे, टाइम टू टाइम क्वेश्चंस नहीं करोगे। आप रेगुलर रहो,
मतलब मेरी एडवाइस है, आप रेगुलर रहो, रेगुलर बेसिस पे क्लासेस अटेंड करो, क्लास में कंट्रीब्यूट करो, गप्पे शप्पे कम मारो, भैया दीदी का हालचाल कम पूछो अपना यहाँ, और मुझसे ज्यादा बातें करोगे तो फिजिक्स स्ट्रांग हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। जो मुझसे वन ऑन वन यहाँ चैट करता रहेगा, जो मुझसे बात करता रहेगा, जो मुझसे डिस्कशन करता रहेगा, जो मेरे क्वेश्चंस का जवाब देता रहेगा, उसकी फिजिक्स स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, गाना भाई तुम लोग बता देना कौन सा गाना है, तुम ये भी बता देना। चलो मैं अपने मन से कोई भी डिसाइड करके गा दूंगा, पर कल, ठीक है, आज नहीं। आज थोड़ा शुरू करते हैं, पूरा वीकेंड निकल गया ना भाई, सैटरडे संडे क्लास भी नहीं हुआ है, तो मैं सैटरडे भी दिया, संडे भी दिया, आज भी गाना गा देंगे तो बहुत सारा समय चला जाएगा, समय बहुत कीमती है। ठीक है, चलो ओके। अभी मैं तैयार नहीं करके आया ना यार, गाना प्रिपेयर तो होने दो भाई मुझे, ऐसे थोड़े ना गा दूंगा मैं। तुम्हें पता मैं वैसे बहुत हाई लेवल का सॉन्ग गाता हूँ, और ऐसे मैं बिना अनप्रिपेयर्ड होके नहीं गाता हूँ, पूरी प्रिपरेशन के साथ आऊँ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले यहां पे कहानी शुरू होती है इनसे, टाको ब्राहे, दिसंबर 1546, 24 अक्टूबर 1601। जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर कन्वीनियंस, कि आपको याद रहे कि भैया इस इतनी पुरानी बात है, शुरुआत यहां से हुई है इस चैप्टर की। आप लोगों को बड़ा मजा सा आ रहा होगा मेरे पीछे ये स्क्रीन देख के, क्योंकि सभी को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है अपनी हिस्ट्री में। हिस्ट्री में मेरा मतलब है कि हमारा जो पूरा यूनिवर्स बना है वो कैसे बना है, हमारे यूनिवर्स में तारामंडल में क्या चल रहा है सर, उसको जानने में सभी का इंटरेस्ट होता है। सो शुरुआत इनसे कर रहा हूं मैं, और मुझे आप लोगों से जेन्युइनली जानना है, आप में से कितने लोग इनका नाम पहली बार पढ़ रहे हैं। टाको ब्राहे सुना है क्या पहले, से पहले आपने इनका नाम? बहुत कम बच्चों ने सुना होगा, मुझे नहीं लगता। अब भाई किसी ने अगर बुक्स पढ़ी हो अच्छे तरीके से, एस्ट्रोनॉमी वगैरह के बारे में डिस्कशन किया हो, कहीं पढ़ा हो, कहीं लेक्चर्स अटेंड करे हो, तो उसको तो पता होगा, पर आई डोंट नो कि आपको पता है नहीं पता। पता है आपको इनके बारे में? सुना है क्या आपने? सुना था इन्होंने इससे पहले? पढ़ा है? पढ़ा है? फर्स्ट टाइम सुन रहे हो? फर्स्ट टाइम सुन रहे हो ना सर? पहले तो कभी इनका नाम सुना नहीं, आप क्यों ले आए, कहां से उठा लाए इनको? चलो, टाको ब्राहे का नाम सुना है? नहीं सुना है? अच्छा चलो, इसके अलावा एक और है मेरे पास, कैपलर। इनका नाम सुना है आप लोगों ने? जोनस कैपलर। अच्छा किसका सुना है आप लोग, बस मुझे कमेंट करके बताओ। टाको वर्सेस कैपलर, किसका नाम आपने सुना है? टाको ब्राहे या फिर जोनस कैपलर, किसका नाम आपने ज्यादा सुना है? किसका नाम सुना है? चलो बताओ, आप बताओ। इनका तो मुझे बहुत कम बच्चों को लगता है कि नाम सुना होगा कैपलर का नाम, या फिर दोनों ही नहीं सुने सर? दोनों ही नहीं सुने? दोनों नहीं सुने? कैपलर सुना है? कैपलर सुना है? कैपलर सुना है? कैपलर से सिलेबस का पार्ट है ना, तो उनका तो सुनना ही था ना, किताबों में आ गया, फेमस हो गए इतने ज्यादा। ऐसी तो होता है ना आजकल भी, इंस्टाग्राम और ये सब इसमें रीले शीले चलती हैं, फेमस वो हो रहे हैं जिनको बस रीले शीले आ रही है, और बहुत सारे ऐसे भी पर्सनालिटीज है जिनको आप इग्नोर करते जा रहे हैं। बट वैसे ही टाको ब्राहे बहुत ह्यूज पर्सनालिटी है। मैं आपको बताता हूँ इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। इतनी पुरानी बात है, तब टेलीस्कोप इन्वेंट नहीं हुए थे। ऐसे समय में टाको ब्राहे ऑब्जर्वेशन लेते थे, छत पे चढ़ जाते थे, ठीक है ना, छत पे चढ़ के, अब पता नहीं छतें भी होती थी नहीं होती थी, ग्राउंड से ही लेते होंगे ऑब्जर्वेशन। रात को अंधकार में आसमान की तरफ देख के तारों की ऑब्जर्वेशन लेते थे, प्लैनेट्स की ऑब्जर्वेशन लेते थे। ये इनका काम था विद द नेकेड आई। नेकेड आई मींस विद नो टेलीस्कोप, विद नो लेंस। ऑब्वियसली उस टाइम पे वो सारे इन्वेंशंस नहीं हुए थे, टेलीस्कोप नहीं बने थे, तो भाई साहब आराम से तारामंडल देखते रहते थे, ये ऐसे आसमान में देखते थे। पता नहीं किताबों में क्या उनके ऑब्जर्वेशन लिखते थे, कितने ही साल इन्होंने उनकी ऑब्जर्वेशन लिखी, ट्रैक डाउन किया एक एक प्लैनेट के मोशन को। आज ये प्लैनेट इधर है, कल उधर है। आपको लग रहा होगा इट्स सर इम्पॉसिबल, सर आप लोगों को इम्पॉसिबल इसलिए लग रहा होगा कि सर आज हम आसमान में देखते हैं, हमें तारे नजर ही नहीं आते हैं सर, इतना पॉल्यूशन है सर, दिखता ही नहीं है ना सर कुछ। उस समय की कहानी है, तब सब दिखता था भाई। आज भी आप ऐसी ऐसी जगह जाओ, आप में से कई लोग ऐसे जगह रहते होंगे, खुशकिस्मत कह सकता हूँ मैं उन बच्चों को जहाँ पे पॉल्यूशन कम है, हिली एरियाज वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ। या फिर काफी बच्चे यहाँ पे कश्मीर से होंगे, वहां पे भी अच्छा खासा अगर आप स्काई देखोगे क्लीन दिखता है। अब आप दिल्ली, नोएडा, एनसीआर ऐसी जगहों में चले जाओगे, मेट्रोपॉलिटन सिटी में, तारा दिखेगा ही नहीं भाई साहब, इतना पॉल्यूशन है सर, है ना। पर इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन ली थी उस समय की कहानी अब आप देख रहे हो, उस टाइम कहाँ, तब स्कूटी, स्कूटर, कार शार हुंदी नहीं सी यार, ठीक है। जिंदगी बड़ी सरल सी, बहुत इजी तरीके से लोग जी रहे थे, कोई पॉल्यूशन नहीं था भाई। तब इन्होंने ऑब्जर्वेशन लेना स्टार्ट किया था, और बहुत मेहनत की थी, बहुत मेहनत की थी। इन्होंने ट्रैक डाउन किया था बहुत सारे प्लैनेट्स के पाथ को, ये प्लैनेट यहां से यहां जा रहा है। आपको पता है प्लैनेट्स भी नजर आते हैं, कहाँ नजर आते हैं सर? स्टार नजर आते हैं, प्लैनेट भी नजर आते हैं, हमें पता नहीं चलता यार। वो प्लैनेट्स होते हैं, वो रिफ्लेक्ट करके अपनी लाइट देते हैं, इनको पता चल जाता है भाई। अगर आप एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके बारे में और जनरल रिसर्च करना, आपको पता चलेगा
कि प्लैनेट्स भी नजर आ रहे होते हैं, हमें पता नहीं चलता, हम उनको स्टार्स और प्लैनेट्स में हमें डिस्टिंग्विश कर नहीं पाते हैं, बट हाँ उसका स्टार का साइज कंपैरेटिवली छोटा दिखता है, प्लैनेट्स कंपैरेटिवली उससे बड़े नजर आते हैं। ठीक है, याद रखना ये बात को। तो इन्होंने वो सारी ऑब्जर्वेशंस ली थी, टाको ब्राहे ने बहुत सारी ऑब्जर्वेशन अपनी एक किताब में, अपने पन्नों में समेट के रख दी थी। ठीक है ना, समेट के रख दी थी पन्नों में, किताबों में, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन, उनके पाथ, वो कैसे जा रहे हैं, वो किधर से कहां पे टर्न कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब। तो ये सारा काम, ये सारी मेहनत इन्होंने करी टाको ब्राहे। ठीक है, इनके बाद आए थे इनके शिष्य, इन गुरु, ये है भाई साहब गुरु, ये गुरु हैं बेसिकली, ये टीचर हैं। इन्होंने वो सारी ऑब्जर्वेशन ली, इन्होंने वो सारी मेहनत करी, इनकी ऑब्जर्वेशंस का एनालिसिस इनके हाथ लगा, मतलब इनकी ऑब्जर्वेशंस इनके हाथ लगी, उसका एनालिसिस इन्होंने किया। मतलब इनका काम भी, मैं ये नहीं कहूंगा कि कैप्लर ने कुछ कम किया, ऑब्वियसली इनका काम भी बहुत बड़ा है, तभी तो ये इतने फेमस है, बट इन्होंने उन ऑब्जर्वेशन का एनालिसिस किया। इन्होंने देखा, अरे भाई साहब इतनी सारी ऑब्जर्वेशंस, भाई टाको ब्राहे की तो जिंदगी ऑब्जर्वेशंस लेने में ही बीत गई ना, इतनी मुश्किल ऑब्जर्वेशंस लेना, टेलीस्कोप का भी ना होना उस समय पे, आप सोच रहे हो हमें तो टेलीस्कोप से लेने के लिए दे दीजिए, हमसे ना ली जाए भाई, हम तो बोर हो जाएंगे यार, क्या सर, हम तो वो लोग हैं ना, आधी से ज्यादा जनरेशन जेन जी है सर, होता ही नहीं है सर, सब्र है ही नहीं, पेशेंस लेवल तो है ही नहीं, कहाँ देखते रहेंगे सर, ये बोरिंग सा तारा देखेंगे क्या अब हम, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, नाच के दिखाए तो देखूं इसको, है ना सर, हम तो लेक्चर में बोर हो जाते हैं, थोड़े टाइम बाद आपको बोल देते हैं मजा नहीं आ रहा सर, कुछ करो ना सर, है ना, हम कहाँ एक बोरिंग सा तारा देखेंगे, पेशेंस लेवल 0 है, राइट एंटरटेनमेंट फुल चाहिए। तो भाई उनकी लाइफ में एंटरटेनमेंट नहीं था, तारे नाच के तो दिखाते नहीं थे, वो एक ही जगह बैठे रहते थे, उसी की ऑब्जर्वेशन लेते रहते थे बेचारे। ठीक है, आ रहा है ना समझ में। तो भाई इन्होंने उन ऑब्जर्वेशंस का एनालिसिस किया था, एनालिसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ टाको ब्राहे, ये शिष्य वो गुरु। अब शिष्य ने जो ऑब्जर्वेशन लिया, इन्होंने अपने 3 लॉज फॉर्म करे, जिन्होंने आप लोगों ने, भाई सीधी सी बात है, आप लोगों ने इनके तीनों लॉज को एनसीईआरटी में पढ़ा है, कैप्लर्स फर्स्ट लॉ, कैप्लर्स सेकंड लॉ, कैप्लर्स थर्ड लॉ। इन्होंने पाथ के बारे में बताया, प्लैनेट्स का पाथ कैसा होता है, प्लैनेट की वेलोसिटी के बारे में चर्चा करी, उसके टाइम पीरियड के बारे में चर्चा करी, वो सारी चर्चाएं इन्होंने करी है, राइट। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है इसी तरीके से, वो सारी चर्चाएं इन्होंने अपने लॉज के थ्रू हम लोगों को समझाई है, और ये ज्यादा फेमस है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इनका कंट्रीब्यूशन कम हो जाता है इससे? नहीं, पर इनको इज्जत नहीं मिली भाई, इनको नहीं जानते, आपसे पूछा गया है, मैंने सबसे पहले ही आपसे पूछा कि क्या आप जानते हो, आपने मना ही किया। और मेजरली बच्चे इनको जानते हैं क्योंकि सिलेबस का पार्ट किताबों में आ गए, तो अपने सिलेबस में आ गए, सिलेबस में थे तो पढ़ लिया, वो सिलेबस में नहीं थे तो नहीं पढ़ा। पर ठीक है, मैंने कहा चलो इनको अगर इतनी इज्जत सम्मान आदर दिया जा रहा है तो कुछ क्रेडिट तो गुरुजी को भी जाना चाहिए ना भाई, है ना, इनके गुरुजी को भी जाना चाहिए, क्योंकि सारा ऑब्जर्वेशन वाला काम उन्होंने किया था। ठीक है, ओके, क्लियर, डन। सो ये हम लोगों को पता होना चाहिए, इनका काम ऑब्जर्वेशंस का एनालिसिस लेना है, उस एनालिसिस से प्लैनेट्स के पाथ के बारे में बताना है, प्लैनेट किस तरीके का पाथ लेते हैं, स्टार्स, प्लैनेट्स, इनके बारे में ये सारी लिखी थी। हम जनरली प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं इनके ऑब्जर्वेशन के थ्रू कि प्लैनेट सन के अराउंड किस तरीके का पाथ लेते हैं, ये सारी चीजें इन्होंने। अच्छा, इनसे भी एक फेमस होंगे, अब इनको कौन जानता है, ये कौन है भाई साहब, इनके बारे में कुछ कहें आप लोग तो थोड़ा सा हम भी खुश हो जाए कि आप शायद इनके बारे में जानते हो। ठीक है, ओके, इनके बारे में बताओ, जल्दी बताओ। अच्छा, डीवी सर जुपिटर में रहते, तभी मैं उनको कॉल करता हूं, आजकल मिल नहीं रहा है, शायद वहां सिग्नल्स थोड़े से वीक है। और ये शिवम सर कहां रह रहे हैं आजकल, उनका भी नहीं मिल रहा है, वही कहीं मुझे लगता है आसपास प्लेनेट में शिफ्ट हो गए, ये भी अर्थ पे तो नहीं है, ये अर्थ का तो अनर्थ हो गया इनका, है ना, अर्थ पे तो नहीं है। ठीक है, हाँ, डीवी सर भी नहीं है, लगते भी नहीं है डीवी सर, है काफी सीनियर है भाई। चलो ये वाले फोर्स के बारे में बात करते हैं। न्यूटन बाबा है, न्यूटन बाबा, न्यूटन बाबा को सब जानते हैं सर, न्यूटन बाबा को सब जानते हैं। क्या हुआ था भाई, इनके सर पे कुछ आके गिरा था क्या, इनके सर पे कुछ आके गिरा था? सर पे जब लगती है तो सीख तो जाता है इंसान, ये बात बताओ सच है या नहीं? आपके आखिरी बार आपके सर पे कब पड़ा था? जब आप पढ़ नहीं रहे थे, तब सर पे आके किसी ने जरूर मारा होगा, तब अकल आई होगी। इनको भी ऐसी आई थी भाई, कहा जाता है भाई, कहा जाता है, मैं नहीं जानता भाई, कहानियों में ऐसा लिखा गया, मुझे क्या पता ये सच है या झूठ है, कहानियों में लिखा गया जब सेब इनके सर पे गिरा तब इनकी बुद्धि चली। राइट, एक्चुअली यही सच है, पर थोड़ा सा इसको अच्छे से समझते हैं। कहानियां तो थोड़ी अलग तरीके से बना दी जाती हैं, पर थोड़ा सा समझते हैं कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या है।
हम लोगों ने टाको ब्राहे का कंट्रीब्यूशन और कैपलर का कंट्रीब्यूशन तो समझ लिया, पाथ को समझना, प्लैनेट्स के पाथ के बारे में समझना, प्लैनेट्स की ऑब्जर्वेशंस टाको ब्राहे ने ली, उसको समझाया कैपलर्स ने, वो बातें क्लियर है। अब एक चीज समझ में आ चुकी थी, न्यूटन से पहले एक चीज क्लियर थी। न्यूटन ने क्या किया था? आधे से ज्यादा बच्चे बोलेंगे ग्रेविटी, सर ग्रेविटी, न्यूटन ने ग्रेविटी का आविष्कार किया। ऐसे ही है क्या? आप बताओ, न्यूटन ने ग्रेविटी का आविष्कार किया है क्या? ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। ओके, ले ये मजे ले रहे हैं, कह रहे सर सेब गिरा था, खा लेना चाहिए था, क्या इतना पढ़ाई लिखने की जरूरत थी, पूरा चैप्टर लिख मारा, सिलेबस में आ गया सर, इसके क्वेश्चन आएंगे अब एग्जाम में, है ना। शुक्र ऐसे 3-4 साइंटिस्ट और नहीं थे, और ऐसा गिरता बम गिरता, है ना सर, ये सेब ही क्यों गिरा, बचे ही क्यों, शर्म कर लो भाई। ठीक है, अरे आज तुम मुझे देख पा रहे हो भाई, सैटेलाइट्स का मोशन इनकी वजह से पॉसिबल है। तुम चाहते हो न्यूटन्स को हटा दिया जाए, हैं? ओ भाई, इनको हटा दोगे तो सैटेलाइट का इन्वेंशन नहीं हो पाएगा, सैटेलाइट का मोशन नहीं समझ पाओगे, सैटेलाइट नहीं तो जगजोत सर नहीं, कैसे मिलते फिर हमसे? यहां तो क्रेडिट दे दो इनको कि न्यूटन बाबा ने एटलीस्ट ये करा, ग्रेविटी के बारे में चलो थोड़ा बहुत हमें नॉलेज दी, तो सैटेलाइट इन्वेंट हो पाई, प्लैनेट का मोशन समझाया, सैटेलाइट के बारे में हम समझ पाए, सैटेलाइट के बारे में समझ पाए, तभी हम देख रहे हैं एक दूसरे को भाई। बिल्कुल हम दोनों आसपास जो खड़े, इतनी दूर खड़े हो भाई, आप मेरे से कितनी दूर बैठे हो भाई, कहां से हो तुम लोग बताओ, चार्ट में इतनी दूर दूर से आए हो, पर फिर भी मेरे को देख पा रहे हो ना भाई। काहे देख पा रहे हो? क्योंकि सैटेलाइट्स पॉसिबल है, सैटेलाइट्स प्लैनेट के मोशन से ही समझा गया है। प्लैनेट का मोशन जैसे सन के अराउंड है, वैसे ही सैटेलाइट का अर्थ के अराउंड है। तो भाई कहीं तो क्रेडिट दे दो, कहीं तो जीने दो किसी इंसान को भाई। इनमें भी दोष निकाल दिए, इनमें भी दोष निकाल दिए, काहे पढ़ाया, काहे सेब गिरा, क्यों ही गिरा सर, बम गिर जाता, मर जाते भाई। सोच रहे होंगे वो भी वहां बैठ के, मुझे क्यों मारा, मेरी क्या गलती है? मुझे ही मार दिया भाई साहब। ठीक है, दे दो दे दो। चलो, अब मजाक से हटके असली कहानी पे आते हैं। थोड़ा सा समझना, ध्यान से सुनना जो मैं बातें बता रहा हूं। न्यूटन इनसे पहले ग्रेविटी के बारे में पता था। आप ये मत कहना न्यूटन ने ही ग्रेविटी बनाई थी, नहीं, इनसे पहले ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में हम जानते थे। ऐसा नहीं है, ग्रेविटी इनसे पहले पता थी, ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में हम लोग इनसे पहले जानते थे, ऐसा नहीं है। और इसके अलावा हम लोग ये भी जानते थे कि भैया जो प्लैनेट्स हैं, ठीक है ना, जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इंडिया में या फिर कहीं देशों में ऐसा भी माना जाता था कि अर्थ के अराउंड सब कुछ घूमता है। ये अर्थ है, अर्थ के साथ और भी बहुत सारे प्लैनेट हैं जो सन के अराउंड क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व। ये कैपलर का कंट्रीब्यूशन हो गया। देखो ये किसका कंट्रीब्यूशन हो गया, टाको ब्राहे, कैपलर का कंट्रीब्यूशन। यानी कि सन के अराउंड अर्थ घूमती है, बाकी प्लैनेट घूमते हैं, ये हम जानते थे। बट कई जगह ये भी माना जाता था कि अर्थ इज अ सेंटर, अर्थ के अराउंड पूरी दुनिया। अभी भी कहीं है जिनको अगर आप बोलोगे तो वो नहीं मानेंगे, ठीक है ना। पुराने कुछ लोग हैं, हम उनसे बोलोगे सूरज के अराउंड पृथ्वी घूमती है, कहेंगे हट बट, ऐसे बोलेंगे तुम्हें। ऐसा नहीं होता है, हम अर्थ पे रहते हैं, हमारे आसपास पूरा संसार घूम रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, नहीं मानो अच्छी बात है, उन्होंने कौन सा पेपर देना है नीट का, ठीक है, तुम्हें तो देना है, तो तुम तो समझ लो अर्थ के अराउंड दुनिया नहीं चक्कर काट रही, अर्थ सन के अराउंड घूम रहा है, बाकी सारे प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहे हैं। सोलर सिस्टम कहते हैं, आपने छोटी क्लास में ही पढ़ लिया था, ठीक है ना। चलो, तो ये तो कैपलर का कंट्रीब्यूशन हो गया। ग्रेविटेशन फोर्स भी पता था, ये नोन था, नोन यानी कि न्यूटन से पहले इस चीज के बारे में हम लोग जानते थे। ग्रेविटेशन फोर्स को भी हम लोग समझते थे, ग्रेविटेशनल फोर्स को भी हम समझते थे। पर ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम ये समझते थे, हम लोग ये समझते थे कि भैया ये टेरेस्ट्रियल फोर्स है। टेरेस्ट्रियल फोर्स क्या होते हैं भाई? टेरेस्ट्रियल फोर्स का मतलब है जिस फोर्स के कारण ये पेन छोड़ूं तो नीचे आ जाता है, एप्पल को छोड़ूं तो नीचे गिर जाता है। यानी कि जो अर्थ पे लगते हैं, अर्थ पे, जमीन पे हमारे फोर्स लगते हैं, हमारे ग्राउंड के आसपास जो फोर्स लग रहे हैं, जो हम लोगों को यहाँ पे अर्थ पे फोर्सेस नजर आ रहे हैं, दीज आर टेरेस्ट्रियल फोर्सेस। मतलब हम लोग इसको एक टेरेस्ट्रियल फोर्स की तरह कंसिडर करते थे। दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि हम लोगों को पता था ये अर्थ के ऊपर लगने वाले फोर्सेस हैं। भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट हम छोड़ते हैं वो अर्थ की तरफ चला जाता है, ये फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स है, ठीक है ना। और हमें ऐसा लगता था जो फोर्सेस अर्थ के बाहर हैं, स्पेस में जो लग रहे हैं, जो फोर्सेस स्पेस में लग रहे हैं, इंटरस्टेलर फोर्सेस जो भी स्पेसेस में लग रहे हैं, वो फोर्स इस फोर्स से जुदा है,
ये उस टाइम पे थिंकिंग थी। क्या थिंकिंग थी बताओ? ग्रेविटेशन फोर्स सिर्फ अर्थ की सरफेस पे लगता है, ये ग्रेविटेशन फोर्स है जिससे ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है। क्योंकि न्यूटन पहले इंसान थोड़े ना थे जिसने चीज को गिरते हुए देखा होगा, इसके अलावा भी तो चीजें गिर रही होंगी भाई साहब। हाँ, मुझे समझ में आ रहा कहां जा रहे हो, कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो। हाँ, अब ये पेन छोड़ रहा हूं तो नीचे गिर रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो गिर रही थी उस समय भी। हम भी अगर खड़े होते तो गिर जाते थे, तो हम भी ग्रेविटी की वजह से गिर रहे थे। तो ग्रेविटी हम लोग जानते थे कि ग्रेविटी है, पर ये नहीं जानते थे कि ग्रेविटी पृथ्वी के बाहर भी लगती है। हमें लगता था सिर्फ अर्थ पे जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटी है। ठीक है, अब हुआ क्या, कंफ्यूजन चल रहा था। कंफ्यूजन ये चल रहा था कि दुनिया ये चीज जानती थी सेंट्रिपिटल फोर्स नाम की भी चीज है। अब आपको ये समझ में आता है अर्थ सन के अराउंड घूम रहे, आपको ये समझ में आ रहा है अर्थ सन के अराउंड घूम रहे, पर न्यूटन किस किस दुविधा में बैठे थे यहां पे? न्यूटन इस दुविधा में बैठे थे, अगर अर्थ सन के अराउंड घूम रहा है तो एक फोर्स होना चाहिए टुवर्ड्स द सेंटर, यानी कि एक सेंट्रिपिटल फोर्स होना चाहिए। न्यूटन के दिमाग में ये प्रॉब्लम चल रही थी, सेंट्रिपिटल फोर्स। यानी कि ये इस टाइम क्या सोच रहे थे, ये क्या सोच रहे थे, अरे ये सेंट्रिपिटल फोर्स कहां से आया, अरे Fc कौन है, यहां पे सेंट्रिपिटल फोर्स कौन है, ये न्यूटन सोच में बैठे हुए थे कि ये सेंट्रिपिटल फोर्स कहां से आया। सेंट्रिपिटल फोर्स कौन सा फोर्स है जो प्लैनेट्स को सन के अराउंड घुमा रहा है, ऐसा सेंट्रिपिटल फोर्स कौन सा है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है, मैग्नेटिक है, न्यूक्लियर है, कौन सा फोर्स है, ये नहीं समझ पा रहे थे। और जब वो इस चिंता में थे, इस चिंतन में थे, तब जाके सेब इनके सर पे गिरा। तब इनके दिमाग में आया कि ये वही फोर्स तो नहीं है जिस फोर्स के कारण ये एप्पल जमीन पर गिर रहा है, क्या वही फोर्स प्लैनेट को सन के अराउंड तो नहीं घुमा रहा? पर ऐसा उस टाइम पे सोच पाना मुश्किल क्यों था? सर ये तो बहुत छोटी सी चीज है, उन लोगों ने पहले क्यों नहीं सोची? क्योंकि उन लोगों को लगता था कि ग्रेविटेशन फोर्स सिर्फ अर्थ तक लिमिटेड है, आपकी सरफेस तक लिमिटेड है। सन और अर्थ के बीच में जो फोर्स लगेगा सर, वो थोड़े ना ग्रेविटेशन फोर्स हो सकता है। तो ये पहले इंसान थे जिन्होंने इस बारे में सोचा, इन्होंने चिंतन किया, इन्होंने सबसे पहले ये चीज सोची कि भैया कहीं ये फोर्स और वो फोर्स सेम तो नहीं है। तो यहां से इनका नाम हुआ और इन्होंने इस चीज को प्रूव किया। ऐसे ही नहीं आ गया, ऐसे ही नहीं कुछ भी लिख दिया किताबों में। ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में आप पढ़ोगे, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है ना। तो इन्होंने मून के मोशन से इस चीज को कैलकुलेट किया, यानी कि सन के अराउंड मून का मोशन। तो इन्होंने सोचा जैसे मून भी सन के अराउंड चक्कर सन के अराउंड अर्थ के अराउंड चक्कर काट रहा है, मून भी किसके अराउंड चक्कर काट रहा है, अर्थ के अराउंड चक्कर काट रहा है। अगर हम देखें मून की बात करें तो इन्होंने मून का एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया, मून का डिस्टेंस देखा, इन्होंने मून का डिस्टेंस देखा अर्थ से, है ना, और यहां पे इसका एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन ऑफ मून निकाला। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ही तो एक्सेलरेशन हो जाएगा इसका, जो भी इसका सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगा वही इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। मून के एक्सेलरेशन को यहां पे गिराए गए एक सेब के एक्सेलरेशन से कंपेयर किया और इन्होंने पाया कि ये डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। डिस्टेंस ऑफ एप्पल, जो भी डिस्टेंस ऑफ एप्पल था उसका स्क्वायर, और डिस्टेंस ऑफ मून उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल था स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। ये सारी मैथमेटिक्स इन्होंने करी। अब आपको इतनी मैथमेटिक्स थोड़े ना करनी है, आपको तो बस समझा दिया जाएगा कि हाँ, इन्होंने इस एक्सेलरेशन के बिहाफ पे ये चीज बोली कि जो फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। यानी कि इन्होंने सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये दिया, ये बताया, सबसे ब्रेवली, सबसे बोल्डली इन्होंने ये बातें बताई कि ग्रेविटेशन फोर्स वो फोर्स है जिसके कारण सेब गिर रहा है, हम जानते हैं, पर इसी सेब गिरने वाले फोर्स के कारण ही प्लैनेट भी सूर्य का चक्कर लगा सकते हैं। That planets are revolving around the sun because of this same gravitation force. The moon is revolving around the earth because of this same gravitation force. यानी कि बोल्डली सबसे पहले इन्होंने ये बात बोली कि भाई साहब, जो फोर्सेस इस सेब पर हम पे लगते हैं जब हम अर्थ पे गिरते हैं, सेब गिरता है, वही फोर्सेस स्पेस में भी लगते हैं। मतलब इंटरस्टेलर जो फोर्सेस हैं, जो भी हमारे स्पेस में फोर्सेस लग रहे हैं, वो फोर्सेस भी सेम ही है। यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं है। ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये पृथ्वी के बाहर यानी कि अर्थ के आउटसाइड भी लग सकता है। तो यहां पे इनका कंट्रीब्यूशन आता है। ठीक है ना। निकालने का तरीका थोड़ा सा आपको थोड़ा कैजुअल है सर, समझ इतना अच्छे से नहीं आया, पर मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि अगर आप मून के मोशन को अर्थ के अराउंड देखोगे और मून का डिस्टेंस मान लो हमें पता है, जो भी डिस्टेंस है मून का अर्थ से, इसको हम लोग यहाँ पे आर मून लिख देते हैं। कितना डिस्टेंस है हमारा मून से? आर मून, ये पता था उस समय पे। और मून का एक्सेलरेशन
यानी कि इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आप देख सकते हो, तो उसके एक्सेलरेशन का रेशियो इन्होंने सेब के एक्सेलरेशन से निकाला, उसको किसी हाइट से गिराया, तो जो सेब का डिस्टेंस होगा वो रेडियस ऑफ अर्थ के आसपास होगा और मून का डिस्टेंस आप देख सकते हो काफी ज्यादा होगा। तो जब ये रेशियो लिया तो ये इनवर्सली रिलेटेड है। ये पूरी कैलकुलेशन इन्होंने करी, अपने को नहीं करनी, पर हां इन्होंने ये चीज समझ ली यहां पे डिस्टेंस के साथ रिलेशन इनवर्स है। यानी कि न्यूटन्स ने फिर यहां पे अपना लॉ दिया। न्यूटन्स ने जो अपना लॉ दिया वो दिया था सबसे पहले स्टेशनरी पॉइंट मासेस के लिए। तो सबसे पहली बात हम लोगों को यहां पे समझनी पड़ेगी, जब आप न्यूटन्स लॉ की बात करोगे आप कैसे मासेस कंसीडर करोगे, यहां पे बिल्कुल मेरे साथ नोट करना, स्टेशनरी पॉइंट मासेस। तो जो इन्होंने अपना लॉ दिया है वो स्टेशनरी पॉइंट मासेस और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए दिया है। तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स यूनिफॉर्मली कंस्ट्रक्टेड है ना, यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो सबसे पहले स्टेशनरी पॉइंट मासेस या स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्मली कंस्ट्रक्टेड है उनके लिए है। और लॉ क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे आप एक पॉइंट मास कंसीडर कर लो, यहां पे एक और पॉइंट मास कंसीडर कर लो, आप यहां पे दो पॉइंट मास कंसीडर कर लो, इनको एक लाइन से जोड़ दो, ठीक है, एक एक्सिस एक लाइन से आप इनको आपस में जोड़ दो, ठीक है ना, इस तरीके से हम लोगों ने जोड़ दिया, ठीक है। तो दो पॉइंट मासेस जिनके बीच में कुछ दूरी होगी, इस दूरी को हम लोग लिख देते हैं आर, ठीक है ना, इस दूरी को हम लोग लिखते हैं स्मॉल आर से लिख देते हैं। पहले वाले का मास m1, दूसरे वाले का मास m2। तो न्यूटन्स के लॉ के हिसाब से, उनके लॉ के मुताबिक m1 m2 को अट्रैक्ट करता है, m2 m1 को अट्रैक्ट करती है। अगर दो मासेस हैं ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ बुलाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्स देंगे, यानी कि स्टेशनरी पॉइंट मासेस या स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए यह नियम था जिसके मुताबिक m2 m1 को अपनी तरफ खींचेगी और m1 m2 को अपनी तरफ खींचेगा। यानी कि जो फोर्स m1 पे लग रहा है आप इसको लिख सकते हो F12, और जो फोर्स m21 पे लग रहा है इसको लिख सकते हो F21। F12 और F21 का मतलब क्या है, F12 का मतलब है जो फोर्स लग रहा है किस पे, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 1 ड्यू टू ऑब्जेक्ट 2, ठीक है ना। और अगर आप F21 की बात करोगे तो इसका मतलब हो जाएगा सिंपली फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 2 ड्यू टू ऑब्जेक्ट 1। तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं, एक दूसरे की तरफ बुला रहे हैं, भाई साहब मेरी तरफ आ, ये इसको बुला रहा है वो उसको बुला रहा है, एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे तुम और रेंचो है ना, यहां पे तुम्हें खड़ा कर दिया जाए, यार रेंचो को बुलाते हो ना एक दूसरे की तरफ, है ना यार, दोस्ती यारी। वैसे यहां पे भी फोर्सेस हैं और ये फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है। और क्या बताया गया न्यूटन्स के द्वारा कि ये जो फोर्सेस हैं F12 ये F21 के बराबर है। और अगर आप वेक्टर नोटेशन में लिखोगे तो आपको एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, यानी कि ये फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड के हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम मैग्नीट्यूड बट ऑफ अपोजिट डायरेक्शन। तो ये फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड के, सेम मैग्नीट्यूड का मतलब जितना फोर्स 1 2 पे लगा रहा है उतना ही 2 1 पे लगा रहा है। दीज फोर्सेस आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट ऑफ अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन अपोजिट है भाई, एक राइट में लग रहा है एक लेफ्ट में लग रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है, फोर्स का मैग्नीट्यूड यहां पे बराबर है। और इस फोर्स के बारे में इन्होंने बताया कि ये जो फोर्स है ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल, चाहे मैं F12 की बात करूं चाहे मैं F21 की बात करूं, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, यहां वेक्टर नहीं लिखा, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। ये फोर्स प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पे। जो भी इनके बीच में स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी कि जो भी इनके बीच में दूरी है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दूरी ज्यादा फोर्स कम, दूरी कम फोर्स ज्यादा। दूर ले जाओगे फोर्स घट जाएगा, पास ले आओगे फोर्स बढ़ जाएगा। और इसी के साथ साथ ये जो फोर्स है, ये जो फोर्सेस है F12 बोलूं या F21 बोलूं, ठीक है ना, ये जो फोर्स है F12 बोलो या F21 बोलो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे प्रोडक्ट ऑफ मासेस, ठीक है ना। यानी कि आप चाहो तो यहां पे इसको लिख सकते हो, फोर्स बिटवीन देम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल
to square of distance between them. ठीक है ना, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और अगर आप ध्यान से देखोगे, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। तो जो दो मासेस आप यहां पे कंसीडर कर रहे हो, इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या याद है आपको ये सारी बातें? रिमेंबर, क्या आप लोगों को ये सारी बातें याद है? ये जो फोर्सेस है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम है एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस है। दोनों मासेस पे डिपेंड कर रहे हैं, फोर्सेस बराबर है, फोर्सेस बराबर है। ऐसा मत कहना कि सर अगर m1 बड़ा होगा तो शायद इस पे फोर्स ज्यादा लगेगा, या m2 बड़ा होगा तो इस पे फोर्स ज्यादा लगेगा। नहीं। अच्छा, आप और मैं, कौन बड़ा है? मैं बड़ा हूं या आप बड़े हो? ठीक है, मैं ही बड़ा हूं, है ना। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप मुझसे ज्यादा प्यार करते हो या मैं आपसे ज्यादा करता हूं। दोनों बराबर करते हैं सर। जितना प्यार मैं आपसे करता हूं उतना ही प्यार आप मुझसे करते हो या नहीं? सच्ची मुच्ची ओए होए करते हो, फिर ठीक है। तो वैसे ही यहां पे भी प्यार मोहब्बत बराबर है, कोई फर्क नहीं है। जितना प्यार ये इससे करता है उतना ही प्यार ये इससे करता है। प्यार का मतलब यहां पे फोर्स से। अब प्यार का मतलब लिटरली वो वाला प्यार नहीं, फोर्स, फोर्स बराबर है। ऐसा नहीं है कि बड़ा वाला बोलेगा मैं बड़ा हूं तो मैं ज्यादा फोर्स लगाऊंगा, तू छोटा तू कम लगाएगा। फोर्स बराबर है। एक्सेलरेशन अलग चीज होती है, फोर्स अलग होती है। आप कहोगे कहां सर? अगर ये बड़ा मास है तो ये इसको बहुत तेजी से खींचेगा, ये धीरे आएगा। मैं एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहा, मैं फोर्स की बात कर रहा हूं। ठीक है ना, फोर्स की बात कर रहे हैं हम, फोर्स की बात कर रहे हैं। एक कह रहा है सर जान दे देंगे आपके लिए। अबे जान मत दो, टाइम दो, बस पढ़ाई करो। ठीक है, जान नहीं देनी है तुम्हें, जान बचानी है। डॉक्टर्स हो तुम, तुम्हें जान देनी नहीं, जान लेनी नहीं, तुम्हें जान बचानी है। डॉक्टर्स का कर्तव्य ये है। ठीक है, मेरी भी बचानी है आने वाले टाइम में। जैसे जैसे तुम बड़े होगे मेरी उम्र होती जाएगी, हमारी भी बचानी है भाई। तो आपका जो मेन पर्पस है, मेन एजेंडा है, फोकस से नहीं हटना है। अभी पढ़ना है और बाद में जान लेनी ना देनी, बचानी है। ओके, तो यहां पे जो फोर्सेस हैं इक्वल एंड अपोजिट है। और डिस्टेंस से आप देख सकते हो इस पे फर्क पड़ता है। दूरी बढ़ाओगे फोर्स घटेगा, दूरी घटाओगे फोर्स बढ़ेगा। और दोनों मासेस पे, इनके प्रोडक्ट पे ये फोर्स डिपेंड करेगा, इनके प्रोडक्ट पे ये फोर्स डिपेंड करेगा। अर्थ के बाहर भी ग्रेविटेशन फोर्स होता है बेटा। आप अर्थ और सन के बीच के फोर्स को ग्रेविटेशन फोर्स ही तो कहते हो। बिना ग्रेविटेशन फोर्स के हम लोग कैसे अर्थ के अराउंड घूम रहे हैं? बिल्कुल होता है, अर्थ के बाहर ग्रेविटेशन फोर्स होता है। ठीक है ना। ओके, हिलो। एक बच्चा कह रहा है सर आपसे ज्यादा प्यार करते हैं। अरे बिल्कुल करते हो, सही तो हो, मैं भी करता हूं। ठीक है, F12 F21 के बराबर होता है मैग्नीट्यूड में। अगर आप डायरेक्शन की बात करोगे तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F21 फोर्स ऑन ड्यू टू 1। सही है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना, F12 का मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F21 का फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब अगर आप F12 की बात कर रहे हो 1 पे, ये पहला ऑब्जेक्ट है, इस पे सेकंड ऑब्जेक्ट कितना फोर्स लगा रहा है? F21 का मतलब है सेकंड ऑब्जेक्ट है, इस पे पहला ऑब्जेक्ट कितना फोर्स लगा रहा है। ओके, समझ में आ गया अच्छी तरीके से। तो यहां पे ये स्टेशनरी पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, अभी स्टेशनरी मतलब मूव नहीं कर रहे हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, चुटकू से है, चुटकू से पॉइंट ऑब्जेक्ट है, चुटकू से एकदम चुन्नू से, ऐसे चुन्नू से प्यारे से ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ये फोर्सेस के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया अच्छी तरीके से। ओके, देखो मैं नहीं मानता, अभी जैसे बच्चे ने बोला कि सर आजकल डॉक्टर कुछ भी कर सकते हैं। नहीं यार, डॉक्टर कौन बनने वाला है? आप ही बनने वाली हो। इट्स ऑल अबाउट कि हम आगे इस चीज को कैसे लेके जाते हैं। आजकल जमाना बहुत फास्ट हो गया, सबको पैसा कमाना है फास्ट फास्ट, तो उसके लिए एथिक्स सब भूल जाते हैं। बट इट डिपेंड्स अपॉन यू। आप ही तो वो जनरेशन हो, आप ही तो आगे बढ़ के डॉक्टर बनोगे। बहुत आसान होता है किसी चीज के बारे में कंप्लेन करना, हमारा देश खराब, हमारी दुनिया खराब, ये वो, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम खराब, हमारे डॉक्टर खराब, हमारे इंजीनियर खराब, हमारे टीचर खराब। पर हम ही तो है ना वो, और कौन है? जिनको आप खराब बोल रहे हो, आप ही तो वो आगे जाके बनोगे। आप सुधार लाओ उसमें। कोई भी चीज परफेक्ट तो नहीं होती है ना, उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है ना। वैसे ही मूवी का डायलॉग है, मैं तो बस यहाँ बोल रहा हूँ। ठीक है ना, कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है। कोई भी
चीज परफेक्ट होती नहीं है। कोई भी बेसिकली आप ये कह सकते हो, कोई भी कम्युनिटी, कोई भी टीचर्स, अगर मैं बोलूं टीचर्स के बारे में, तो टीचर्स के बारे में भी आजकल बोला जाता है कि यार ये बस मनी माइंडेड है, ये सिर्फ ऐसे करते हैं, कहीं यहाँ आज वहाँ। बट इट्स अबाउट एथिक्स। तो अगर एथिक्स है वो आप ही को डेवलप करने पड़ेंगे, आप ही बनोगे आगे जाके, आप ही यंग जनरेशन। तो आप ये नहीं कह सकते कि सर हमारा देश खराब, हमारे डॉक्टर्स खराब, या हमारा वो खराब। आप ही तो हो, आप ही तो हो, आप ही आगे जाके बढ़ोगे, सुधारो ना उसको। अगर आपने अपने अंदर इंप्रूवमेंट दिखाया तो आने वाली जनरेशन इंप्रूव हो जाएगी। दैट्स इट, इट्स ऑल अबाउट दिस। बट हाँ, अगर आप कहोगे सर हम बर्बादी में जिए थे, आज आगे हम जाके बर्बाद करेंगे, पहले सर हम रिश्वत दिए थे, आज हम रिश्वत लेंगे, तो वहीं से ये चीजें आती हैं। ठीक है ना। सो कभी कंप्लेन करने से पहले खुद में भी झांको, क्या हम ऐसा कर पाएंगे, क्या हम वो प्रूव कर पाएंगे। अगर आप आज बोल रहे हो कि डॉक्टर्स आजकल ऐसे करते हैं, तो ये सोचो आप ही फ्यूचर में डॉक्टर बनने वाले हो। अगर आपने ही नहीं ये सुधार किया तो फिर क्या बात, फिर बोलने का भी फायदा नहीं है, फिर बोलने का फायदा नहीं है। ठीक है, बात समझना ध्यान से। उंगली जब किसी पे एक उठाते हैं तो पलट के पता है ना 3 अपनी तरफ ही आती है। तो उंगली उठाना आसान है पर समझना मुश्किल। ओके, सो इट्स बेटर, अगर आप चेंज चाहते हो तो बी अ चेंज, डोंट कंप्लेन। ओके, चारों स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें, इन पे ये फोर्सेस लगते हैं, दीज आर न्यूटन्स लॉ। तो ये न्यूटन्स लॉ के मुताबिक है। पर यहां पे एक दिक्कत परेशानी हम लोग ये फेस करते हैं कि सर ये फोर्सेस महसूस नहीं होते, इसका फील नहीं है। फील नहीं है तो सर कुछ समझ ही नहीं आता। फील के बिना तो कुछ है नहीं ना सर। ठीक है ना। लो जी, ग्रेविटी ने नीचे गिरा दी बोतल, रुको जरा। ठीक है ना, ग्रेविटी है इसका मतलब। पर सर ग्रेविटेशन फोर्स इनके बीच में काहे नहीं लग रही। दो बोतलें लेके बैठा हूं मैं यहाँ पे, दो पानी की बोतल लेके बैठा हूं, कोई फोर्स नहीं लग रहा है सर। मार रहा हूं तो फोर्स लग रहा है, अपने आप तो एक दूसरे की तरफ फोर्स नहीं लगा रही सर। ना तो ये नीली वाली बोतल ने पर्पल को खींचा, ना पर्पल वाली ने नीली को खींचा। कहां है फोर्स, फोर्स कहां है। इन पे तो नहीं लग रहा। दोनों के पास मास है m1, ये रहा मास m2। भैया दूरी भी है, दूरी भी है, फोर्स होना चाहिए सर। मासेस हैं, दूरी भी है, फोर्स होना चाहिए। अरे थोड़ा सा ही सही पर होना चाहिए। दिखता तो नहीं है। हाँ, अर्थ का दिखता है, छोड़ दूंगा तो दोनों नीचे चली जाएंगी, छोड़ दूंगा तो दोनों नीचे चली जाएंगी। अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स नजर आ रहा है, इनके बीच का ग्रेविटेशन फोर्स कहां गया। इसका मतलब ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज्यादा वीक है, कमजोर है, दुर्बल फोर्स है, एकदम कमजोरी आ चुकी है सर। तो इसको बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल खिलाओ सर, इसको ताकत की दवाइयां दो। ठीक है, जो भी खिलाना है भाई। बी कॉम्प्लेक्स के इसलिए थोड़े ना होते, ताकत की, हाँ ताकत की दवाइयां दो इनको। इन पे बहुत कमजोरी आई हुई है एकदम। सर खाते पीते नहीं है क्या, ये नहीं खाते पीते। जो ये हमारे ग्रेविटेशन फोर्स है वो पॉइंट मासेस, छोटे मासेस पे रियलाइज किए नहीं जाते। अगर आप इन फोर्सेस की बात करोगे तो ग्रेविटेशन फोर्स इज वेरी वीक। ग्रेविटेशन फोर्स इज वेरी वीक। सबसे पहली बात, ये काफी ज्यादा दुर्बल है सर, बहुत कमजोर, एकदम थका हुआ सर, एकदम कमजोरी आई हुई है इस फोर्स को, और इसको हम रियलाइज नहीं कर पाते। इसका रीजन क्या है। जब आप ग्रेविटेशन फोर्स की बात कर रहे हो, अभी हमने इसका कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं पढ़ा, अभी सिर्फ हम लोगों ने पढ़ा है अगर ये मास m1 है, ये मास m2 है, बस हम ये जानते हैं जो फोर्स है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हम सिर्फ ये जानते हैं, चाहे आप F12 की बात करो चाहे F21 की बात करो, हमें पता है कि ये प्रोपोर्शनल है, ये दोनों फोर्सेस प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है ना। अगर इनके बीच की दूरी हम लोग यहाँ पे r ले रहे हैं तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम इस पे डिपेंड करता है। बट एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है, अगर हम एग्जैक्ट फॉर्मूला की बात करें सर, एग्जैक्ट फॉर्मूला हम लोगों को अगर चाहिए तो हम लोगों को प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाना होता है और एक नया कांस्टेंट आता है। कौन सा कांस्टेंट आता है भाई, बताओ जल्दी से मुझे। उस कांस्टेंट का नाम क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यानी कि अगर हम एग्जैक्ट फॉर्मूले की बात करें, F12 F21, यहां से हमें मिलेगा G टाइम्स M1 M2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। मिलेगा या नहीं मिलेगा, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोगों को मिलेगा, आप देख सकते हो। तो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला। और यहां पे G क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। G क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या नाम होता है इसका, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको आप बोलते हो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इसी का नाम है, जिसकी वैल्यू भी आप जानते हो। किस किस को इसकी वैल्यू याद है, इसकी वैल्यू बहुत छोटी है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11
और यूनिट आप देखो न्यूटन, इसमें मीटर स्क्वायर और केजी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यूनिट डायमेंशन में इसकी डायमेंशन हजारों बार लिखी होगी आपने, पता नहीं कितनी बार लिखवा दी होगी मैंने। लिखा है इसका डायमेंशन आप लोगों ने, बहुत बार आपने इसका डायमेंशन भी लिखा होगा। डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी, इसका डायमेंशन आप लोगों ने बहुत बार लिखा होगा, क्योंकि इसका डायमेंशन आसान है निकालना। न्यूटन होता है MLT-2, याद है न्यूटन क्या होता है? चलो मेरे साथ करो फटाफट। न्यूटन होता है MLT-2। सर मीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे L स्क्वायर, और सर नीचे केजी स्क्वायर हो जाएगा यानी कि M स्क्वायर, यही बनेगा। यानी कि अगर आप इसकी डायमेंशन लिखते थे तो ऊपर आता था M-1 L³ T⁻², ये होता था इसका डायमेंशन। पढ़ा था? जल्दी बताओ फटाफट, ठीक है, जल्दी बताओ फटाफट। ये समझ में आ गया अच्छी तरीके से? डायमेंशन ऑफ जी M-1 L³ T⁻²। जल्दी बोलो फटाफट। डन हो गया? सो अगर हम ध्यान से देखें यहां पे फटाफट डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन इसकी क्लियर है। जी का वैल्यू पता है। अब जी का वैल्यू छोटा है बड़ा? कैसे? बहुत छोटा, 10⁻⁻11। ये बहुत छोटी वैल्यू, 10⁻⁻11। तो इसका मतलब है जी इज वेरी स्मॉल। जी के अगर आप ध्यान से देखोगे इज वेरी वेरी स्मॉल। इसी कारण है कि अगर आप ग्रेविटेशन फोर्स देखते हो तो हमें नजर नहीं आता, बहुत वीक है ना। मान लो आप 1-1 किलोग्राम के भी दो ऑब्जेक्ट ले आओगे तो ग्रेविटेशन फोर्स कितना फील करोगे? आपने दो 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट रख दिए, रख दो यहां पे, लो 1 किलोग्राम का एक ये ऑब्जेक्ट रख दिया, दूसरा भी मान लो 1 किलोग्राम का, भारी भारी ऑब्जेक्ट भी रख दिया। 1 किलोग्राम के तो अच्छे खासे भारी होते हैं। मान लो आपने 1 मीटर की दूरी पे देखा, तो फोर्स कितना आ जाएगा? जी टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ मास हो जाएगा ये, और डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा ये। यानी कि फोर्स लगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन, जो कि बहुत ही कम है। तो इसको महसूस नहीं करेंगे, फील ही नहीं आया, फील नहीं आएगा, महसूस नहीं कर पाओगे, इतना कम है। इसीलिए जी जो है बहुत छोटा है, इसीलिए जो फोर्स है वो बहुत छोटा है, यानी कि ये हमारा वीक फोर्सेस की कैटेगरी में आता है। ठीक है ना? कैसे फोर्सेस की कैटेगरी में आता है? वीक फोर्सेस की कैटेगरी में आता है, याद रखना। इसलिए फील नहीं आ रहा है, इसका वीक फोर्स है। बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से? ठीक है, क्लियर, ओके, डन। बात समझ में आ रही है? ठीक है, मैं म्यूट कर रहा हूं और मैं 2-4 बच्चों की चैट पकड़ के ब्लॉक सच में कर दूंगा, जो मुझे दिख रहा होगा कि कौन कर रहा है यहां पे। निखिल ध्यान रखो, अनब्लॉक जरूरी नहीं है कि मैं कर दूंगा, ऐसा भी नहीं है कि मैं हर बार कर दूंगा। सो इट्स बेटर प्रिपेयर्ड कि एक बार मैंने ब्लॉक कर दिया, मैं अनब्लॉक करवाता हूं, फिर अगर मैंने किसी को किसी दिन कह दिया ना ब्लॉक करने के लिए, अनब्लॉक नहीं हो पाओगे, चाहे आप जहां मर्जी से सिफारिश लगवा लो, क्योंकि फिर मैं ऐसा ब्लॉक करवाऊंगा। तो प्लीज ध्यान रखो, जब भी यहां रिप्लाई करो, आपको लग रहा होगा कि मैं पढ़ नहीं रहा हूं, बट एकदम से रैंडमली मेरी नजर चली जाती है चैट में। ठीक है, ओके, चलो। सो ध्यान रखो यहां पे फटाफट। सो ये हमारा ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में हो गया। तो ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में जो अभी तक हम लोगों ने चीजें सीखी हैं, एक बार इस फोर्स के फॉर्मूले पे चर्चा करते हैं। फोर्स का फॉर्मूला Gm1m2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर है। ठीक है ना? इस फॉर्मूले को बहुत ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले को यहां पे ध्यान से देखो। यहां पे अगर हम ध्यान से देखें, एक चीज समझना, प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे, दोनों मासेस बढ़ेंगे तो फोर्स बढ़ेगा, एक मास बढ़ेगा तो भी फोर्स बढ़ेगा। अगर आप दोनों मासेस को बढ़ाओगे तो भी फोर्स बढ़ेगा, एक मास बढ़ाओगे तो भी फोर्स बढ़ेगा। मास को घटाओगे तो फोर्स घटेगा, मास को घटाओगे तो फोर्स घटेगा। यानी कि अगर हम लोग बोले, अगर मैं M1 को कर दूं डबल, M2 को कर दूं 3 गुना, तो बताओ फोर्स कितने टाइम हो जाएगा? न्यू फोर्स कितना टाइम्स इनिशियल फोर्स हो जाएगा? ठीक है ना? नया फोर्स कितने टाइम इनिशियल फोर्स हो जाएगा? मान लो पहले फोर्स ये था, मान लो दो ऑब्जेक्ट पहले r डिस्टेंस पे थे, दो ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे थे? r डिस्टेंस पे। ये मास M1 था, ये मास M2 था, दूरी सेम रखी है, आपने डिस्टेंस के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, तो दोनों फोर्सेस में क्या फर्क पड़ेगा आप बताओ। चलो मैं यहां पे कुछ सवाल बना देता हूं, एक साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह देंगे। सेकंड क्वेश्चन मेरा आप लोगों के सामने ये है, मान लो मैंने M1 को आधा कर दिया, M1 को आधा कर दिया, M2 को डबल कर दिया, अब क्या होगा? अगला बहुत सारे सवाल बना देता हूं यहां पे। मान लो मैंने डिस्टेंस को आधा कर दिया, ठीक है ना, फाइनल डिस्टेंस को आधा कर दिया,
ठीक है ना, फाइनल डिस्टेंस को मैंने आधा कर दिया, तो कितना फोर्स पे फर्क पड़ेगा, यानी कि आपको हर केस में नया फोर्स बताना है कि नया फोर्स पुराने फोर्स से कितने समय बढ़ जाएगा, घट जाएगा, जो भी होगा। ठीक है ना, यहां भी आपको बताना है जो मेरा नया फोर्स है वो कितने टाइम्स पुराना फोर्स हो जाएगा। ठीक है, और देखो मान लो मैंने m1 को 3 गुना बढ़ा दिया, ठीक है ना, 3 गुना बढ़ा दिया, ठीक है ना, जो नया फोर्स बना दिया हमने, ठीक है ना, m1 डैश लिख देता हूं, यहां पे भी ऐसे m1 डैश लिख देता हूं कि हम मास को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इतने समय बढ़ा रहे हैं। और अगर हम डिस्टेंस की बात करें, मान लो मैंने डिस्टेंस को कितना कर दिया, जो मेरा फाइनल डिस्टेंस है, ठीक है, उसको कर दिया 2 टाइम्स, तो नया फोर्स कितना हो जाएगा। ठीक है, चलो डिस्कशन चालू करते हैं। सबसे पहले वाले पे बताओ क्या होगा, सबसे पहले वाले केस में क्या होगा, सबसे पहले वाले केस में फटाफट कितना आपको लगता है फर्क पड़ेगा, कोई खास फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। दोनों मासेस को चेंज किया गया, इसको डबल किया गया, इसको 3 गुना किया गया, प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे डिपेंड करता है, तो 2 3 6 हो जाएगा, तो फोर्स 6 गुना हो जाएगा, बस खत्म। प्रोडक्ट ऑफ मास पे डिपेंड करता है ना, तो मास का प्रोडक्ट, पहले मास का प्रोडक्ट क्या था, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या था, m1 m2, अब कितना हो गया 6 m1 m2, तो फोर्स 6 गुना हो गया। फोर्स कितना हो गया 6 गुना, डायरेक्ट लिख लो। अगले वाले पे आऊं, सर एक मास आधा किया गया, एक डबल किया गया, एक आधा किया गया, एक डबल किया गया। अगर आप प्रोडक्ट ऑफ मास करोगे, करके देखो, पहले प्रोडक्ट ऑफ मास m1 m2 था, पहले ये था, अब प्रोडक्ट ऑफ मास कितना होगा m1/2, m2 इंटू 2, यानी कि 2 से 2 कटेगा, यानी कि सर यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा, ये आधा हो गया, ये डबल हो गया, एक मास आधा हो गया, एक डबल हो गया। अगले पे आओ, सर डिस्टेंस को आधा कर दिया, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस को आधा कर दिया, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि आप अगर एफ न्यू डिवाइडेड बाय एफ ओल्ड कैलकुलेट करोगे, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पहले डिस्टेंस कितना था, अगर आप ध्यान से देखोगे, पहले डिस्टेंस r स्क्वायर था, एफ ओल्ड नीचे है तो r स्क्वायर यहां, एफ न्यू यहां है, तो आप इसको लिखोगे r/2 का स्क्वायर, यानी कि ये 4 गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा r स्क्वायर डिवाइडेड बाई r²/4, 4 ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना, 4 ऊपर आ जाएगा, ये 4 ऊपर आ जाएगा, यानी कि ये 4 गुना हो जाएगा, यानी कि यहां से आंसर आ जाएगा 4 टाइम्स। डिस्टेंस आधा किया, फोर्स 4 गुना हो जाएगा। अगले वाले पे अगर आप ध्यान से जाओगे तो यहां पे आप देख सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 है, यानी कि अगर आप एफ न्यू डिवाइडेड बाई एफ ओल्ड करोगे तो m1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि आप पुराना वाला मास नीचे रखो, पहले m1 था, अब नया मास कितना हो गया है 3m1। एक सेकेंड, पुराना वाला ऊपर रख, पुराना वाला, हाँ सही है, जो नया वाला है वो ऊपर आएगा 3m1 और नीचे आ जाएगा पुराना वाला m1, अब सही है, पुराना वाला मास इधर, नया वाला मास इधर, पुराना वाला इधर, नया वाला इधर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के, तो अगर यहाँ पे नया वाला फोर्स है तो यहाँ पे नया वाला डिस्टेंस होगा, यानी कि 2r का स्क्वायर, और यहाँ पे पुराना वाला फोर्स है, यहाँ पुराना वाला डिस्टेंस होगा, यानी कि r स्क्वायर। तो आप देखो m1 m2, m1 m1 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, r स्क्वायर भी कट जाएगा, यहाँ पे r स्क्वायर, यहाँ पे है 4r स्क्वायर भी कट गया, ये आ गया 3/4, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3/, कितना आंसर आ जाएगा 3/4, चेक कर लो। इस तरीके से आप सवाल कर सकते हो, मतलब एक मास बढ़ा दिया, दूसरा आधा कर दिया, एक आधा कर दिया, दूसरा बढ़ा दिया, सबसे कॉमन क्वेश्चन है, 9th लेवल का सवाल है ये, ठीक है ना, इजी लेवल सवाल होते हैं, तो इन सवालों में कोई गलती नहीं करनी, इन सवालों में हम बिल्कुल गलती नहीं कर सकते। और नीट में ऐसे 2-3 सवाल आते हैं जो बिल्कुल बेहद आसान होते हैं, जो एकदम इजी पीजी होते हैं, उनमें हम लोग गलती नहीं कर सकते, ठीक है। अब आते हैं, पहले ऐसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो अब यहां पे एक क्वेश्चन है, जबरदस्त सवाल है, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा ध्यान से करने वाला सवाल है, ठीक है। यहां पे बस थोड़ी सी एक वैल्यू में चेंज कराऊंगा मैं, 0 पॉइंट, यहां पे एक चेंज कर लेना वैल्यू में, थोड़ा टाइपिंग एरर है यहां पे, 0.06, ठीक है ना। ओके, अब पढ़ते हैं सवाल को क्या कह रहा है। यहां 0.0667 लिखा है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट एट अ सेपरेशन ऑफ 1 मीटर इज इतना, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। यहां पे ग्रेविटेशन फोर्स दिया पर आपको न्यूटन में नहीं दिया। आपको ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला पता है, बहुत अच्छे से पता है सर, ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं। हमें यहां पे क्या बोला गया, दोनों मासेस कैसे हैं, आइडेंटिकल। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, दोनों ऑब्जेक्ट कैसे हैं, आइडेंटिकल है, यानी कि अगर आप दोनों मासेस देख रहे हो सेम है, अगर इसका मास m है तो दूसरे वाले का मास भी m है,
और फोर्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं सर, फोर्स का फॉर्मूला होता है G टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ मास डिवाइडेड बाय जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनता है हमारा, है ना, सिंपल है सर, फॉर्मूला Gm² बाय R² बन गया, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स हम लोगों को दे दिया, पर बड़ी अजीब सी यूनिट में दिया, mg वेट। तो आपको याद रखना है, मैंने आप लोगों को पहले बताया था 1 kgf क्या होता है, ठीक है ना, 1 kgf 1 किलोग्राम फोर्स या 1 किलोग्राम वेट। अगर आपसे बोले 1 किलोग्राम वेट 1 kgf या फिर 1 kg वेट, तो ये कितना होता है, ये होता है 10 न्यूटन। ये कितना होता है अगर आप ध्यान से देखोगे, 10 न्यूटन होता है। पर यहां पे जो हम लोगों को दिया गया है मास, फोर्स, वो हमें दिया गया है 0.0667 इंटू 667 इंटू मिलीग्राम वेट। क्या है, मिलीग्राम वेट, और हमें किलोग्राम वेट पता है 10 न्यूटन होता है। मिलीग्राम वेट कैसे देखोगे, आपको पता होना चाहिए 1 मिलीग्राम ग्राम से छोटा होता है। 1 मिलीग्राम कितना होता है, 10 की पावर -3 ग्राम, और इसी को आप 10 की पावर -6 केजी लिख सकती हो, क्योंकि 1 मिलीग्राम में 10 की पावर -3 ग्राम, 1 ग्राम में 10 की पावर 3 मिलीग्राम होता है, 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है। 1 किलोग्राम 1000 केजी के, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है। वैसे ही अगर आप 1 मिलीग्राम की बात करोगे, 10 की पावर -3 ग्राम और 10 की पावर -6 केजी, यानी कि आप फोर्स को बड़े ध्यान से देखोगे तो फोर्स आ जाएगा 0.0667 इंटू 10 की पावर -6 केजी वेट। पहले आप इसको ऐसे लिख लोगे। अब इसमें क्या करोगे, 10 का मल्टीप्लाई करोगे, क्यों, 1 किलोग्राम वेट 10 न्यूटन होता है, यानी कि आ जाएगा 0. आप इसमें 10 मल्टीप्लाई कर दो तो ये 0.667 और इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझना। अब आपको फोर्स मिल गया, यहां पे ये मेरा फोर्स है, कितना फोर्स है, 0.667 इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन में। अब आप यहां पे फोर्स की जगह डाल दोगे 0. कितना डालोगे, 667 इंटू 10 की पावर -6, ये किसके बराबर है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11, और मास स्क्वायर और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना हमारा 1 मीटर दे रखा है, यानी कि 1 का स्क्वायर। यहां से m निकालना है, यहां से आपको m निकालना है, आंसर बता दो, यहां से आपको m निकालना है, आंसर बता दो कि आप, इजी है, निकाल लोगे यहां से आंसर, चलो फटाफट बताओ। यहां से अगर आपको m निकालना हो तो आंसर आप निकाल लोगे, इजी है, अब तो हो जाएगा। नीचे 1 का स्क्वायर है, वो कुछ भी नहीं है, हट जाएगा। बस कैलकुलेशन करनी है, आंसर बताना है, बोनस मार्क्स है। सारा कैलकुलेशन मैंने कर दिया, बस आपसे पूछ रहा हूं। हो गया होगा मुझे लगता है अब तक, बहुत आसान है। आप यहां पे इसको बेटर है, लेफ्ट साइड 6.67 इंटू 10 की पावर -7 लिख लो, और डिवाइड कर दो इसको 6.67 इंटू 10 की पावर -11 से, तो ये मेरा बन जाएगा m स्क्वायर। 6.67 कट जाएगा, 10 की पावर ऊपर आ जाएगी 4, ये आ जाएगा मेरा m स्क्वायर, तो m कितना आ जाएगा 10 की पावर 2, यानी कि 100 केजी, यानी कि 100 केजी। दोनों मासेस 100 केजी के, दोनों मासेस यहां पे 100 केजी के, खत्म। कौन सा आंसर आ रहा है यहां पे, सेकंड ऑप्शन। 65% खजूरों ने यह आंसर कर दी। ऑब्वियसली मैंने कैलकुलेशन कर दी थी तो हो ही गया था। Gravitation force between two masses at a distance d apart is 15 Newton. If these masses are taken to another planet with no atmosphere and kept at the same separation, then the force. अब ये किस कैटेगरी का सवाल है, ये इस कैटेगरी का सवाल है जब आपने यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट पे चर्चा की थी, इसमें यहां पे ये शब्द इस्तेमाल किया गया है यूनिवर्सल। किस शब्द का इस्तेमाल किया गया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल का मतलब होता है सेम एट ऑल प्लेसेस, हर जगह सेम है, सेम एट ऑल प्लेसेस, यानी कि अलग अलग मीडियम में जाने पे इसकी वैल्यू चेंज नहीं करती। आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हो, क्लास 12 में जब आप पढ़ोगे, क्लास 12 का टॉपिक पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम डिपेंडेंट होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट को किस मीडियम में रखा जा रहा है उस पर डिपेंड करता है, पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट नहीं करता। यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स मीडियम डिपेंडेंट, मीडियम इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि इसको आप मीडियम इंडिपेंडेंट कह सकते हो। आप कह सकते हो ये फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। आप कौन से मीडियम में हो, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। आप अर्थ पे देख रहे हो फोर्स,
या फिर दो ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स, मून पे देख रहे हो, मतलब इन बॉटल्स को मैंने यहां पे रखा हुआ है, इनके बीच में क्या है, एयर है। मैं पानी में डुबो दूं, मैं मून पे ले जाऊं, इनके बीच में शहद रख दूं, कुछ भी रख दूं, तीसरा ऑब्जेक्ट रख दूं, कुछ भी कर दूं, इनके बीच का फोर्स नहीं बदलेगा। इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स पहले लग रहा था वही फोर्स बाद में लगेगा। यानी कि सर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मतलब है ये अपनी वैल्यू को बदलता नहीं है। तो उस हिसाब से इस सवाल का जवाब आपके लिए क्या होना चाहिए? इस सवाल को अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होगे तो आपको क्लियरली एक चीज तो समझ में आ गई होगी, हमें दो फोर्सेस दे रखे हैं डी डिस्टेंस पे और उनके बीच में फोर्स दे रखा है हम लोगों को, कितना फोर्स दे रखा है 15 न्यूटन। वो कह रहा है अगर इन्हीं ऑब्जेक्ट को हम लोग किसी और प्लैनेट पे ले जाएं जहां एटमॉस्फेयर ना हो, वैक्यूम हो, तो इनके बीच के फोर्स पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्या फोर्स आधा हो जाएगा? क्या 6 न्यूटन हो जाएगा? क्या 0 हो जाएगा फोर्स? या फिर सर 15 न्यूटन हो जाएगा? सर वैक्यूम है, 0 हो जाना चाहिए। नहीं नहीं, आप किसी और प्लैनेट पे ले गए, यानी कि आपने मीडियम बदल दिया या फिर मीडियम हटा ही दिया। आप ऐसे प्लैनेट पे ले गए, मून पे ले जाओ जहां मीडियम बहुत कम है, यानी कि वहां पे ऑलमोस्ट वैक्यूम सा क्रिएट हो रहा है, तो आप कहोगे जहां एटमॉस्फेयर नहीं है वहां पे जरूरी नहीं है कि फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स उतना ही लगेगा। यानी कि फोर्स इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन मीडियम। आप प्लैनेट पे करो, अर्थ पे करो, ये फोर्स कहीं भी मेजर करो भाई साहब, ये फोर्स आप कहीं भी मेजर करो, यहां पे वो फोर्स चेंज नहीं होगा। यानी कि इसका आंसर आएगा 15 न्यूटन। क्या आंसर आएगा इसका? बोलो, 15 न्यूटन ही आएगा। जो फोर्स उनका अर्थ पे लग रहा है वही पानी में लग रहा है, वही दूसरे प्लैनेट पे लग रहा है। अच्छा सवाल, if the mass of one particle is increased by 50% and another particle is decreased by 50%, then the force। क्या करा हुआ सवाल है, आपको इसका आंसर देख के समझ में आ गया होगा क्या? चलो देखते हैं, मुझे क्या पता आपको आया नहीं आया, आप करके देखो। यहां पे बोल क्या रहा है, एक ऑब्जेक्ट का मास 50% बढ़ा दिया गया, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास 50% घटा दिया गया। बताओ उनके बीच के फोर्स में क्या फर्क पड़ेगा? तुम लोग कर लोगे यार, मुझे लगता है तुम कर लोगे। एक मास 50% बढ़ा है, दूसरा मास 50% घटा है, इसी है, इजी है ना। एक मास 50% बढ़ा दिया, उतना ही दूसरा 50% घटा दिया। जल्दी 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 बताओ। बहुत सारे बच्चों ने सोच लिया होगा, अरे सर हमें पता है इसका आंसर क्या होगा, हम जानते हैं इसका आंसर होगा, पता है। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर कर दिया होगा। पहले एक बार देख लेते हैं क्या आप सही कर रहे हो। पहला वाला ऑब्जेक्ट मान लेते हैं इसका मास m1 है, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट मान लेते हैं इसका मास m2 है। 50% क्या मतलब होता है? 50% का मतलब क्या होता है? किसी का मास 50% बढ़ा दे, m1 का 50% क्या होगा? m1/2। अरे कैसे पता? 50% ऑफ m1, अरे 50% ऑफ m1, किसी का भी 50% मतलब 50/100 m1, यही तो बना ना। यानी कि 1/2 m1 मतलब m1/2, 0.5 m1, ये 50% होता है। तो इसका मास 50% बढ़ा दिया, यानी कि फाइनल मास क्या हो गया? फाइनल मास हो गया m1 में 50% मास बढ़ा दो, m1 में m1/2 ऐड कर दो, यानी कि 3/2 m1 हो गया। अब इतना ही 50% m2 से घटा दो, जानते हो ना 50% ऑफ m2 यहां पे इसी तरीके से हो जाएगा m2/2, इसमें से घटा दो, यानी कि m2 का जो फाइनल मास होगा वो होगा m2 माइनस m2/2, यानी कि यहां से आ जाएगा m2/2, ये आ गया। 50% इसमें बढ़ा दिया, 50% इसमें घटा दिया, एक बढ़ गया दूसरा घट गया। तुमने, कई बच्चों ने इसका आंसर लिखा होगा डज नॉट चेंज। मैंने ये नहीं बोला एक मास डबल करा एक मास आधा किया, एक में 50% बढ़ा दिया, एक में 50% घटा दिया, दोनों बातों में फर्क है, दोनों बातों में फर्क है। कई बच्चों ने सोचा होगा ये सवाल तो वही है ना, सर ने अभी थोड़ी देर पहले कराया था। कई बच्चों ने सोचा होगा सर ये तो यही सवाल है, ये सवाल है, ये नहीं है, ये सवाल नहीं है। इस सवाल को लिखते तो मैं लिखता 50% घटा 100% बढ़ा, ये 100% बढ़ा है। m2 को अगर आप 2m2 कह रहे हो तो ये 100% बढ़ गए। अरे भाई तेरे पास 60 रुपए थे, मैंने कहा 120 हो गए, तो 100% ग्रोथ होती है वो, 50% नहीं। ठीक है ना, समझे क्या गलती कर रहे हो? कई बच्चों ने शायद यहाँ पे डज नॉट चेंज लिख दिया होगा, बिल्कुल मैं समझ सकता हूं, पर इसलिए लिखा होगा उनको लग रहा होगा शायद सर जितना इसका घटा है उतना उसका बढ़ा है, तो शायद डज नॉट चेंज आएगा। नहीं, इसका 50% बढ़ाया,
यानी कि 3/2 m1 हुआ, उसका 50% घटाया तो m2/2 हुआ। अब नया फोर्स क्या होगा बोलो, F डैश कितना हो जाएगा, g टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ मासेस, नए मासेस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस तो चेंज नहीं किया ना, तो g टाइम्स 3/2 m1 और m2/2 और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 2 × 2 4, तो ये आ जाएगा 3/4 gm1 m2 और डिस्टेंस का स्क्वायर, 3/4 टाइम्स हो गया, 3/4 टाइम्स, यानी कि अगर आप इसको परसेंटेज में लिखोगे, ये हमारा फाइनल फोर्स आ गया। परसेंटेज चेंज कैसे लिखते हैं, फाइनल फोर्स माइनस इनिशियल फोर्स डिवाइडेड बाय फाइनल फोर्स माइनस इनिशियल फोर्स डिवाइडेड बाय इनिशियल फोर्स और इनटू 100, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो यहां पे 3/4, ठीक है, gm1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इसमें से माइनस करोगे gm1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और डिवाइड करोगे आप gm1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे और इनटू 100 भी करना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई भी करना है, कितना आ जाएगा, सॉल्व करा आप लोगों ने, 3/4 - 1, मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा 3/4 - 1, बाकी सब कट जाएगा और इनटू 100, यानी कि माइनस, ठीक है ना, यहां से आएगा -1/4 और इनटू 100, यानी कि -25%, -25%। माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, तो फोर्स 25% घटेगा, फोर्स 25% कम होगा। सिर्फ 10% बच्चों ने आंसर किए, 75 बच्चों का मोहे मोहे हो गया, तुम्हारा तो मोहे मोहे हो गया, जिसने भी ये लिखा उसका मोहे मोहे हो गया था यहाँ पे, मुझे पता था होगा, ठीक है ना, मोहे मोहे हो गया भाई तुम्हारा, सभी ने सोचा ये होगा। अरे भाई डबल नहीं हुआ है, अगर आप ये सोच रहे हो कि सर m2 2m2, आप लोगों ने सोचा होगा m1 2m1 हो गया होगा, नहीं, 100% इंक्रीज कहते हैं। अगर कोई मास m1 है वो 2m1 हो रहा है, वो उसका 100% इंक्रीज है, यहाँ पे 50% इंक्रीज बोला, हो गया तेरा मोहे मोहे, है ना। कोई मास 50% बढ़ता है, इसका मतलब है, कोई मास 50% बढ़ता है, इसका मतलब ये है कि वो m/2 से ऐड करना है उसको, डबल नहीं हो गया है। तेरे पास 1000 रुपए मैं बोलूंगा तेरे को मैं 50% और पैसा दे रहा हूं, तो मैं तेरे 2000 थोड़ी ना कर दूंगा, 1500 होंगे तेरे, 1500 होंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया अच्छी तरीके से, क्लियर हो गया क्या गलती करी थी। ये लास्ट में परसेंटेज चेंज समझ में आ रहा है, फाइनल फोर्स निकाल के खत्म मत कर दियो यहां पे, ये फाइनल फोर्स है, अब परसेंटेज चेंज निकाला जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इनटू 100, तो 3/4 - 1 इंटू gm2 बाय आर स्क्वायर यहां पे आएगा और इंटू 100, ये करोगे तो सारी चीजें कट जाएंगी, यही आएगा, ठीक है ना, हो गया मोए मोए, चलो बढ़िया, होना भी चाहिए, थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना कभी कभी। ये सवाल मैंने आप लोगों को बेसिक मैथ्स में करा दिया था, अगर आपको याद हो, ये सवाल हम लोगों ने बेसिक मैथ्स में कर लिया था। क्या सवाल था अगर हम ध्यान से देखेंगे, क्या बोल रहा है, पहले सवाल को पढ़ लो। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कैपिटल एम है, जिसको हमने तोड़ा है दो हिस्सों में कि ग्रेविटेशन फोर्स उनके बीच में मैक्सिमम हो जाए, तो मासेस क्या होने चाहिए। अरे भाई एक बड़ा मास है, बड़ा मास, ये रहा बड़ा मास, मान लो, ठीक है ना सर, ये मास थोड़ा सा बड़ा है, ये मास है m, काफी बड़ा मास है, इसको दो हिस्सों में तोड़ना है, इसको क्या करना है, दो हिस्सों में तोड़ना है और किसी दूरी पे एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रखना है। डिस्टेंस को यार हम मान लेते हैं, दूरी मैटर नहीं करती, वो कह रहा है मासेस क्या होने चाहिए। मान लो एक मास x है तो दूसरा मास m - x है, ये पहला मास हो गया, ये मेरा m1 हो गया, ये मेरा m2 हो गया, तो मेरे मासेस m1 m2 हो गए, तो कितने होने चाहिए m1 और m2 कि इनका जो फोर्स है वो मैक्सिमम लगे, कितने होने चाहिए m1 m2 की फोर्स लगे मैक्सिमम। किसको याद है, जिसको याद है वो करे, सॉल्व करने वाला तो हम कर ही लेंगे, किसको याद है इसका आंसर क्या होना चाहिए, याद करो, फोर्स मैक्सिमम होने चाहिए, फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है वहीं से सोच लो, फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए, फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे, फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे। मैंने आप लोगों को मैक्सिमम मिनिमा के टाइम पे ये चीज कराई थी, ठीक है, m2/2 m/2 m/2 आंसर आएगा यहां पे, बिना किसी को कुछ करे, अगर याद है तो आंसर मैं चाह रहा हूं आपसे, किस किस को याद है ये बेसिक चीजें, m/2 m/2 होना चाहिए, m/2 कैसे आया प्रूफ कर दूंगा मैं,
ये प्रूफ कर दूंगा। ये एक थ्योरम से भी बताया था मैंने कि ऐसा कौन सा रेक्टेंगल है, उसकी साइड्स क्या लूं अगर हमें पेरीमीटर दिया हो कि उसका एरिया मैक्सिमम आ जाए। एरिया साइड्स के मल्टीप्लीकेशन पे डिपेंड करता था, यहां पे मासेस के मल्टीप्लीकेशन पे डिपेंड कर रहा है। यहां पे जो आंसर आएगा वो मेरा सेकंड ऑप्शन आएगा। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। कैसे करते हैं सर, इसको प्रूफ कर सकते हो? बिल्कुल। अच्छा बताओ, फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा G टाइम्स, एक मास है x और दूसरा मास है m माइनस एक्स, यही दोनों मासेस हैं, और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सर ये कैसे आया x m माइनस एक्स? अरे एक को x मान ले तो दूसरा m माइनस एक्स आएगा। हमें कैसे पता दूसरा m माइनस एक्स आएगा? अबे यार, अगर ये 6 किलोग्राम का, ये x, अगर ये 6 kg का है और ये x है, तो ये 6 माइनस एक्स नहीं होगा? दोनों को ऐड करके दोबारा से 6 आना चाहिए ना। वैसे ही अगर ये m है, ये x है, तो ये m माइनस एक्स होना चाहिए। दोनों को ऐड करके दोबारा से m आना चाहिए ना, आना चाहिए ना। सिंपल है। अब अगर आप इस फोर्स को ध्यान से देखो, ये फोर्स क्या बन जाएगा? G टाइम्स, आप मल्टीप्लाई कर दो, यहां से बन जाएगा XM माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, ये बन जाएगा। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे dF बाई dx तो क्या आएगा? G बाई आर स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, इसको तो देखो मत। ऊपर डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा? XM का डिफ्रेंसिएशन होगा M, और यहां से आ जाएगा माइनस 2x, और डिफरेंशिएट करके क्या करते थे आप लोग? जीरो डालते थे फॉर मैक्सिमा या मिनिमा, तो ये चीज तो जीरो में चली जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। m माइनस 2x इसके इक्वल आ जाएगा, बोलो जीरो के। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? m/2 आ गया। दोनों मासेस m/2 आ जाएंगे। दूसरा मास कितना आ जाएगा? ये आ गया अगर मेरा m/2। अगर x मेरा m/2 आ जाएगा तो m माइनस एक्स भी तो मेरा m/2 ही आ जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा? m/2। इक्वल हिस्सों में तोड़ना था, इक्वल हिस्सों में तोड़ना था। मीडियम पे तो डिपेंड करता ही नहीं है, और m/4 3m/4 आएगा नहीं यहां पे। ठीक है, समझ में आ गया अच्छी तरीके से? यहां तक बताओ AK-47, यहां तक AK-47 बताओ। चलो इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगले कंसेप्ट पे बढ़ेंगे, पर यहां तक AK-47 चल जानी चाहिए। बहुत आसान है अभी तक। AK-47 है, जल्दी से बोलो फटाफट। ठीक है, डन है। अब डिस्कशन करेंगे न्यूटन्स लॉ फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। तो अभी तक हम लोगों ने देखा पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। न्यूटन्स लॉ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए भी एप्लीकेबल है, सिमेट्रिकल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए भी है। बट अगर हम लोग बात करें स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, तो हमने इसको समझना पड़ेगा स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए कैसे लगाएंगे। मतलब अगर आप कोई ऑब्जेक्ट ले रहे हो और वो स्फेरिकल शेप का है, इस तरीके से अगर आप ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हो स्फेरिकल शेप का है, तो हम लोग न्यूटन्स लॉ लगा सकते हैं। मान लो एक ऑब्जेक्ट स्फेरिकल शेप का है, एक पॉइंट ले लेते हैं, या दोनों स्फेरिकल ले लेते हैं, दूसरा पॉइंट ले लिया, मान लो ये m1 है और ये मास मेरा m2 है। इनके बीच में कैसे लगाएंगे? स्फेरिकल सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, तो हम लोगों को इस ऑब्जेक्ट का सारा मास का मान लेना चाहिए। एज्यूम एंटायर मास ऑन इट्स सेंटर ऑफ मास, सारा मास इसके सेंटर पे मान लो, और जो भी दूरी लोगे आप इनके सेंटर से, इसके मतलब इसके सेंटर से यहां तक की लोगे, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r हो जाएगा। यानी कि यहां पे भी फोर्स लगा सकते हो। यहां पे डिस्टेंस सरफेस से नहीं लेना, डिस्टेंस सेंटर से लेना यहां तक का। यानी कि अगर आप फोर्स का फॉर्मूला बोलोगे तो आप लिख सकते हो G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, वेयर r इज अ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर टू द पॉइंट मास। अगर दोनों हमारे ऑब्जेक्ट स्फेरिकल हो गए तो लगा सकते हैं। अगर दोनों ऑब्जेक्ट स्फेरिकल हो गए, सर ये भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, ये भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, तो भी लगा सकते हो, तो भी लगा सकते हो। अगर दोनों स्फीयर हो जाए तो भी लगा देंगे। मान लो इसका मास हमारा कुछ m0 है, इसका मास हमारा कुछ m0 डैश है, मान लो अलग अलग मासेस ले लिए। मान लो सेंटर टू सेंटर दूरी यहाँ पे d दे रखी है, तो इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा? तो इनके बीच में फोर्स लगेगा G टाइम्स m0 डैश और डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। सिंपल है। यानी कि दूरी अब यहां से सेंटर टू सेंटर ली जाएगी, यहां से सेंटर से पॉइंट मास की ली जाएगी, वहां सेंटर टू सेंटर ली जाएगी। तो न्यूटन्स लॉ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए भी एप्लीकेबल है, पर स्फेरिकल सिमेट्री होनी चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहां डेंसिटी अलग, यहां डेंसिटी अलग, यहां डेंसिटी अलग, ऐसा नहीं। स्फेरिकल सिमेट्री होनी चाहिए। ऐसी डेंसिटीज के लिए इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना? तो यहां पे हम स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहां पे सिंपल ये सारे मास को आप इसके सेंटर पे एज्यूम कर लो। यहां पे भी इसके सारे मास को इसके सेंटर पे, यहां पे सारे मास को इसके सेंटर पे। एज्यूम मास इज एट सेंटर, यही तरीका है इसको करने का। आप सारा मास इसके सेंटर पे लगा सकते हो। ठीक है, अच्छा सर थोड़ा सा और समझते हैं। एक बार ऐसा सवाल आ गया, समझो, सवाल को थोड़ा सा बदलते हैं। मान लो कुछ इस तरीके का सवाल बना दिया हमने।
ऐसा स्फीयर हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट कर दिया, इस तरीके का एक स्फीयर बना दिए थे। ठीक है, इसमें से हम लोगों ने कैविटी कट कर दी, जैसे हम पहले सेंटर ऑफ मास वगैरह के लिए करते थे। सर इसके सेंटर से यहां तक की एक कैविटी कट कर दी गई, ऐसे हमने एक कैविटी कट कर दी। कैविटी जानते हो, यानी कि इतना हिस्सा हमने खा गए, खोखला कर दिया सर, ठीक है ना। यहां से इतने हिस्से को हम खा गए, खोखला कर दिया, इतना हिस्सा बाहर निकाल दिया, इतना हिस्सा यहां से हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। ओके, नजर आ रहा होगा आपको, इतना हिस्सा बाहर निकाल देते हैं, खा जाते हैं। यानी कि अगर स्फीयर का रेडियस, पहले आप देख सकते हो स्फीयर का रेडियस कुछ आर होगा, उसका मास कुछ एम होगा, है ना। स्फीयर का रेडियस आर होगा, उसका मास कुछ एम होगा, यानी कि हम यहां पे कंसीडर करते हैं कि स्फीयर का रेडियस आर था। इसमें से आपने कितना स्फीयर हटा दिया, r/2 रेडियस का स्फीयर हटा दिया, रिमूव कर दिया। बड़े में से छोटा आपने कट कर दिया, इतना पोर्शन आपने कट कर दिया। और यहां पे अगर हम ध्यान से देखें कि सर यहां पे दूसरा मास पड़ा है, ये मास कितना पड़ा है, m2 पड़ा है। इसका मास कितना था, m1 था। किसका मास था, m1, एंटायर स्फीयर का मास था। m1 किसका मास था, अगर आप ध्यान से देखोगे एंटायर स्फीयर का मास था। इतना हिस्सा आपने हटा दिया। अब बोलो क्या होगा, अब बोलो क्या होगा। अब आप इस फोर्स की बात करो, सर ये मास यहां पे पड़ा है m2, सर ये दूरी हमें पता है, मान लेते हैं ये दूरी कितनी है, ये दूरी है हमारी r। ये दूरी अगर हम ध्यान से देखोगे r, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन m2, व्हाट विल बी दी न्यू फोर्स ऑन m2। तरीका क्या है, आपको क्या लगता है, कोई मेथड आपके दिमाग में आ रहा हो, कैसे करोगे इसको। बहुत आसान तरीका है, इसका कंट्रीब्यूशन हटा दो, ये भी तो स्फीयर है। आप ऐसे कह सकते हो कि सर पहले हम देख लेते हैं बड़े वाले स्फीयर से कितना फोर्स लग रहा है m2 पे, और इस छोटे वाले स्फीयर से कितना फोर्स लग रहा है m2 पे, और फिर इस छोटे वाले स्फीयर का फोर्स हटा देते हैं। ऐसे ही कर सकते हैं ना। यानी कि यहां पे हमें निकालना है व्हाट विल बी द न्यू फोर्स ऑन m2, यानी कि जो फोर्स ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन है, जो भी रिमेनिंग पोर्शन की वजह से, रिमेनिंग हिस्से की वजह से फोर्स लग रहा है, वो किसके बराबर होगा, फोर्स ड्यू टू स्फीयर, फोर्स ड्यू टू बिग स्फीयर, जो भी बड़ा वाला स्फीयर है, कंप्लीट स्फीयर है, जो बड़ा वाला स्फीयर है, उसमें से फोर्स ड्यू टू कट पोर्शन, जितना पोर्शन हमने कट किया ये वाला फोर्स माइनस कर दो, क्योंकि अब ये वाला फोर्स नहीं लगा। सिंपल, सिंपल तरीका। अगर आप ध्यान से देखोगे इसके सेंटर से यहां तक की दूरी r है, ये दूरी कितनी होगी, पहले तो ये दूरी के बारे में बताओ, आपको ये दूरी पता होनी चाहिए ना। सर ये दूरी यहां से लेके यहां तक की दूरी ये कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितना हो गया, बोलो। आप देख सकते हो ये डिस्टेंस कितना है, r/2। ये डिस्टेंस कितना आप देख सकते हो, r/2। ये डिस्टेंस कितना है, r/2। भाई टोटल डिस्टेंस आपका r है, और अगर आप इस डिस्टेंस की बात करोगे, आप इस डिस्टेंस को भी क्या बोल सकते हो, r/2। तो ये जो डिस्टेंस बनेगा वो बनेगा r माइनस r/2। पहले तो ये भी देख लो बनेगा या नहीं बनेगा। इसके छोटे काले वाले स्फीयर के जो कट कर चुके हो, उसके सेंटर से यहां तक की दूरी r माइनस r/2 है। ओके, सो हम लोग सबसे पहले बात करें बड़े स्फीयर की वजह से कितना फोर्स लगेगा। बड़े स्फीयर का फोर्स बहुत सिंपल है, आप लिख सकते हो g टाइम्स m1 m2 और डिवाइडेड बाय r²। अब अगर आप देखोगे m2 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इतने हिस्से का मास कितना होगा, इसका मास कितना होगा, m0 कितना होगा, इसका मास कितना होगा, बोलो कितना होगा। इसका मास डायरेक्टली लिखोगे m1/8। कैसे, क्या पहले किया है ऐसा क्वेश्चन, आप लोगों ने कहीं पढ़ा ऐसा क्वेश्चन, m0/8 कैसे आया। क्योंकि सर मास प्रोपोर्शनल है रेडियस के क्यूब के, किसके प्रोपोर्शनल है, रेडियस के क्यूब के। तो अगर रेडियस r/2 होगा तो मास m/8 होगा। अरे कैसे सर, बड़ा वाला मास m1 है, छोटा वाला मास m2 है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप सर यहां पे m1/m0 निकाल रहे हो, या m0/m1 निकाल दो, जल्दी हो जाएगा। m0/m1 निकालना चाहते हो तो m0 का जो रेडियस है वो है r/2 इसका क्यूब, और m1 का जो रेडियस है वो है r³, यानी कि यहां से आ जाएगा 1/8। r³ से r³ कट जाएगा, 2 का क्यूब ये हो जाएगा। तो m0 कितना आ जाएगा, m1/8। डायरेक्टली देख लो, यहां से आप देख सकते हो। अगर आप यहां पे डाल दोगे तो कितना आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा g टाइम्स
कितना मास है इतने हिस्से का, इसका मास है m1/8, दूसरा वाला मास मेरा m2 है, और डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हो जाएगा अगर आप देखोगे r माइनस r/2 का क्यूब, ऐसे कर सकते हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन के अलग अलग रूप बन सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सर ऐसे ही काटना है। स्फीयर कैसे भी कट कर सकते हो, बड़े स्फीयर में से अगर आप यहां बड़ा स्फीयर मान के चल रहे हो, इसमें से छोटा स्फीयर आप कैसे भी कट कर सकते हो, बस आपको डिस्टेंसेस की जरूरत होगी, है ना। कट करने का तरीका कुछ भी हो सकता है सर, जरूरी नहीं है वहीं से कट करना है, अलग अलग जगहों से कट किया जा सकता था, इसको अलग अलग हिस्सों से कट किया जा सकता था। ऐसे भी हो सकता था कि सर ऐसे दे देता कट करने के लिए, सर यहां पे बोल देता ऐसे कट कर देते, सिमेट्रिकली भी कट कर सकते थे, ठीक है ना। अगर वो सिमेट्रिकली कट कर देता तो क्या होता, तो ज्यादा आसान हो जाता है सवाल। अगर वो सिमेट्रिकली कट कर देता तो आसान, ज्यादा सवाल, मतलब सवाल बहुत ज्यादा आसान हो जाता। यानी कि अगर वो बोलता कि सर r रेडियस में से r/2 का या r/3 का, मान लो आपने स्फीयर कट कर दिया, r रेडियस में से r/3 का कट कर दिया, ये अलग सवाल है, वो हो गया ऊपर वाला, ये अलग क्वेश्चन है। अगर ऐसे कट कर देता तो मान लो फिर आपसे बोलता ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है इसके बीच में और इसके बीच में, इसका मास पहले कितना था m1, एंटायर स्फीयर का मास था, एंटायर स्फीयर का कट करने से पहले का मास यहां पे कितना, अगर आप ध्यान से देखोगे m1, ये मास कितना है मेरा m2। अगर सिमेट्रिकली कट किया है ना, सिमेट्रिकली कट किया है, इसको कैसे समझाओगे, ये सिमेट्रिकल कट नहीं किया गया, यहां पे जो स्फीयर कट किया गया वो टच कर रहा है इसके सरकमफ्रेंस को, है ना। तो स्फीयर जो कट किया है टचेस द सरकमफ्रेंस, ऐसा वर्ड यूज करेगा सवाल में, स्फीयर कट और रिमूव्ड टचेस दी सरकमफ्रेंस, या फिर बाउंड्री आप कह सकते हो। बेटर बाउंड्री वर्ड का यूज करें कि बिल्कुल उसको टच कर रहा है, सरकमफ्रेंस को या बाउंड्री को टच कर रहा है। यहां पे कैसे कट किया गया, यहां पे कट किया गया कोसेंट्रिकली कट किया गया। कोसेंट्रिकली का मतलब यहां पे जब कट किया तो सेंटर सेम है उस स्फीयर का, यहां पे देखो इसका सेंटर इधर है, इसका सेंटर इधर है, बड़े स्फीयर का सेंटर इधर है, छोटे का इधर है, यहां छोटे बड़े का सेंटर साथ है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे जो पहले फोर्स लग रहा होगा वो तो सिंपली Gm1m2, जो पहले फोर्स लग रहा होगा वो डिस्टेंस का स्क्वायर होगा, पहले फॉर्मूला यही होगा। कट करने के बाद यहां पे m1 मास बदल जाएगा, आप सिंपली कह दोगे यहां पे जो फाइनल मास बचेगा वो कितना हो जाएगा। इसको करने के लिए आप कह दोगे कि सर इसका मास कम हो जाएगा, डिस्टेंस यही रहेगा। यानी कि अगर आपको नया फोर्स निकालना है तो g टाइम्स नया मास m' इंटू m2/r² लगाओ, और सिंपल सी बात है यहां पे मास कितना हो जाएगा, जो पोर्शन आपने कट किया है, ठीक है ना, जो मास आपने कट किया है वो मास कितना है, एक ही बार में बताना वो मास कितना है, जो मास आपने कट किया है वो मास कितना है। r³ नहीं है यहां, r² है ना शायद, ठीक है ना। जो मास आपने कट किया है वो मास कितना है, जल्दी से बोलो, जो मास आपने कट किया है वो मास कितना है। एक करेक्शन है भाई, यहां पे ध्यान देना, यहां r² है, गलती से r³ लिख दिया होगा। यहां पे बताओ जो मास कट करना है वो मास कितना है, वो मास जो कट किया है वो r/3 पे डिपेंड कर रहा है, डिवाइडेड बाय 9 कर दो, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, 3 का स्क्वायर यहां पे 9 होता है। तो अब यहां पे बस फाइनली लिख दो, यहां आ जाएगा Gm1m2 डिवाइडेड बाय 9r², ये आ जाएगा। तो दोनों क्वेश्चंस में फर्क है, ये थोड़ा ध्यान से करना है। इसमें आप लोगों को यहां पे इसको माइनस करना पड़ेगा, यहां पे जरूरत नहीं है, कर यहां भी सकते थे, मेथड यहां पे भी लगा सकते थे, यहां पे भी आप पहले बड़ा स्फीयर का निकालते और छोटे वाले का माइनस कर देते, आंसर यहां भी आ जाता। पर ये ज्यादा आसानी से हो सकता है, यहां पे वो माइनस करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्या कर लो, मास को पहले ही सबट्रैक्ट करके रख लो, मतलब m1 की जगह m1' कर लो। इस तरीके से कर सकते थे, इस सवाल को कर सकते थे, और डिस्टेंस भी सेम रहता है, यहां पे r-r/2 आता है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। ध्यान से समझना, दोनों सवाल एक जैसे दिख रहे हैं पर दोनों को करने का तरीका अलग है, एक जैसे दिख रहे हैं पर करने का तरीका अलग है। ये 9 आएगा या 27 आएगा, यहां पे मैंने 9 लिखा, 9 सही है या 27 आएगा, देखो बच्चों ने चैट में लिखा 27। चलो इसी पे पोल कराते हैं, एम कट क्या होना चाहिए, मैंने तो यहां पे लिखा m1/9,
या m1/27, कौन सा सही है? चलो पोल करते हैं, ठीक है। सर सही है या फिर हम सही हैं? मैंने यहां पे 9 लिखा है, तुम बताओ 9 आएगा या 27 आएगा? आप बताओ। मैंने तो 9 लिख दिया, आप बताओ 9 आना चाहिए था या 27? चलो सभी एक साथ चैट में, पूरी क्लास इसी पे चर्चा करेगी आज। छोड़ो, पहले इसके बारे में बताओ, 9 या 27? किसको लगता है 9, किसको लगता है 27? मैंने तो 9 लिख दिया था। 27 या 9? 9 या 27 क्या होना चाहिए? मास किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए? डिस्टेंस के स्क्वायर के। और यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, डिस्टेंस के स्क्वायर के या फिर डिस्टेंस के क्यूब के, किसके होना चाहिए? रेडियस के क्यूब के। मास प्रोपोर्शनल होना चाहिए रेडियस के क्यूब के। अच्छा, स्क्वायर के क्यों नहीं, क्यूब के क्यों? स्क्वायर के क्यों नहीं, क्यूब के क्यों? कैसे पता चलता है स्क्वायर के या क्यूब के? सर यहां पे वॉल्यूम वाला ऑब्जेक्ट है, हमने डिस्कस किया था, यहां पे मास वॉल्यूम डिपेंडेंट है। यहां पे मास किस पे डिपेंड कर रहा है? वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम डिपेंडेंट है। अगर स्फीयर की जगह डिस्क होता तो 9 ठीक था, पर यहां पे गड़बड़ है, यहां 9 नहीं आएगा। बिल्कुल सही हो आप लोग, मैंने 9 लिखा पर आपने बोला 27, और बिल्कुल सही बोल रहे हो, 27 ही आएगा। बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से? 9 नहीं आएगा, 27 आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे हमें पता है ये क्यूब पे डिपेंड कर रही है। अगर स्क्वायर पे कर रही होती तो 9 आता, क्योंकि ये क्यूब पे डिपेंड कर रहा है मास, तो 27 आएगा, क्योंकि 3 का क्यूब करना था, 27 आना। ठीक है ना? मैंने मिस्टेक से ही लिखा था 9, ऑब्वियस सी बात है, मैंने गलती से ही लिखा था 9, मैंने स्क्वायर कर दिया था, पर यहां पे क्या आएगा? 27। 27 क्यों आएगा? क्योंकि हमने पहले मेंशन कर दिया था यहां पे मास डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम। और जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो इसलिए यहां पे क्यूब आएगा, स्क्वायर नहीं। ठीक है ना? 27 नहीं, सॉरी 9 नहीं, 27 आएगा। ठीक है ना? ओके, डन। अब कोई एरर, कोई आपको लग रहा हो कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी, इसको भी चेंज कर लेना अपने नोट्स में भाई। यहां पे स्क्वायर है, ठीक है ना? कभी कभी हम बोलते हैं ये वाला क्यूब, बोलते बोलते मैंने यहां पे भी क्यूब लगा दिया, बट यहां पे स्क्वायर था। ठीक है? AK-47 दोनों कॉन्सेप्ट में, यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर डिस्क होता तो ये चल जाता, पर यहां पे स्फीयर है तो आपको ये यूज करना पड़ेगा। डिस्क होता तो ये वाला सही था, स्फीयर है तो ये वाला सही है। डिस्क में मास प्रोपोर्शनल होता है, डिस्क में मास प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के स्क्वायर के, यहां पे मास प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के क्यूब के। दोनों में फर्क है। ठीक है? चलो अब आएंगे इसके वेक्टर फॉर्म पे। ये हो गया हमारा अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, जितना भी हमने न्यूटन का लॉ पढ़ा है अभी तक, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, अच्छी तरीके से चीजें क्लियर हो रही हैं। अब आती है इसकी वेक्टर फॉर्म की बात। वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे न्यूटन का? ठीक है, वेक्टर फॉर्म क्या है? वेक्टर जानते हो आप लोग, यूनिट वेक्टर्स पढ़े हैं आप लोगों ने, सारे वेक्टर्स पढ़े हैं आप लोगों ने, जितने भी वेक्टर्स आपको मैंने पढ़ाए हैं उसका इस्तेमाल होगा यहाँ पे। मान लेते हैं M1 M2 वेक्टर्स हमने कंसीडर करें, और अब हम यहाँ पे इसका पहले पोजीशन वेक्टर लिख देते हैं। M1 का पोजीशन वेक्टर लिख दिया हमने। पोजीशन वेक्टर याद है क्या होता था? अरे जैसे कोऑर्डिनेट्स लिखते थे मैथ्स में, ये इसका पोजीशन वेक्टर R1, और M2 इसका पोजीशन वेक्टर, M2 का पोजीशन वेक्टर ये, सॉरी M2 का पोजीशन वेक्टर ये कौन सा वेक्टर हो गया? R2 वेक्टर। R1 पोजीशन वेक्टर ऑफ M1, R2 पोजीशन वेक्टर ऑफ M2। अच्छा, आप मुझे बताओ ये वेक्टर को मैं क्या लिखूं, इस वेक्टर को मैं क्या नाम दूं? बताओ, जो आप बोलोगे वही नाम देते हैं। ये वेक्टर कहां से शुरू हो रहा है? ये R1 के हेड पे इस वेक्टर की टेल है। मुझे इस वेक्टर का नाम नहीं पता चल रहा, पर आप मुझे बताओ R1 में क्या इस वेक्टर को जोड़ा गया है? R1 में इस वेक्टर को जोड़ा गया है या R2 में इस वेक्टर को जोड़ा गया है? बस रिप्लाई करो। ये ग्रीन वाला वेक्टर, इसकी टेल किस पे है? R1 पे या R2 पे? डेफिनेटली R1 के हेड पे ग्रीन वाले वेक्टर की टेल है, तो ग्रीन वाला वेक्टर इस वाले R1 से ऐड हो रहा है, तो R2 दे रहा है। R2 यहां पे रिजल्टेंट हो गया। अब इस वेक्टर को मैं क्या नाम दूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था, बट देखा जाए अल्टीमेटली ये जो वेक्टर है वो आपको यहां से यहां ले जा रहा है, वो R1 से R2 की तरफ ले जा रहा है। इस वेक्टर को आप नाम दो R2 माइनस R1। इस वेक्टर को आप कह सकते हो R21 वेक्टर, आप इसको लिख सकते हो R2 माइनस R1 वेक्टर। नहीं यकीन तो करके देख लो, चेक करके देख लो। आप देखो, आप करके देखो, यहां पे R1 वेक्टर और इसके हेड पे अगर आप R21 वेक्टर डालोगे तो R2 वेक्टर आ जाएगा ना? और देखा जाए R21 वेक्टर किसके बराबर बन जाएगा? R2 माइनस R1। सही है या नहीं? तो जो वेक्टर
यहां से इसको R1 से R2 की तरफ ले जा रहा है, इस वेक्टर को R21 वेक्टर कह सकते हो। और इसके अपोजिट अगर मैं वेक्टर की बात करूं, पिंक ये ब्लू वाले वेक्टर की बात करूं, इस वेक्टर को आप लिख सकते हो R12 वेक्टर। ब्लू वाला क्या हो जाएगा, R1 से R2 की तरफ ले जाएगा, सॉरी R2 से R1 की तरफ ले जाएगा। 2 से 1 की तरफ जाएंगे तो R12, R1 से R2 की तरफ जाएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। आप देख सकते हो R21 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो R12 के बराबर है। ये अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स है, बस डायरेक्शन अपोजिट है। दोनों की मैग्नीट्यूड को आप R कह सकते हो। आप दोनों के मैग्नीट्यूड को ले लो, चाहे इसका मैग्नीट्यूड देख लो चाहे इसके मैग्नीट्यूड को देख लो। दिस इज डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस, जो भी हम लोग यहां पे कंसीडर करेंगे, इसलिए इसको ले लेते हैं R। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस, इसी को हम लिख रहे हैं R। वेक्टर फॉर्म में अगर आप R1 से R2 की तरफ जा रहे हो तो R21 वेक्टर, R2 से R1 की तरफ जा रहे हो तो R12 वेक्टर, R21 वेक्टर R2 माइनस R1, R12 वेक्टर R1 माइनस R2। अब आप मुझे बताओ फोर्स का फॉर्मूला है क्या? फोर्स का फॉर्मूला क्या है? अगर आप F12 फोर्स देख रहे हो तो इस फोर्स की डायरेक्शन बताओ कौन सी है। F12 फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? F12 फोर्स कौन सा है? जो 1 पे 2 लगा रहा है, जो 2 1 पे लगा रहा है। F12 का मतलब है फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 1 ड्यू टू 2। ऑब्जेक्ट 1 पे जो फोर्स लग रहा है वो इधर की तरफ लग रहा है। ऑब्जेक्ट 1 पे जो फोर्स लग रहा है वो इधर की तरफ लग रहा है। दिस इज फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 1 ड्यू टू 2। और F21 इस डायरेक्शन में होगा, है ना। मैं थोड़ा सा यहां ऊपर दिखा देता हूं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन रहेगी आपको। एक सेकेंड, F21 फोर्स इधर है, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 1 ड्यू टू 2, और F21 फोर्स इधर है, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 2 ड्यू टू 1। अरे 1 पे जो फोर्स लग रहा है वो राइट साइड लग रहा है, 2 पे लेफ्ट लग रहा है, तभी तो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं ना, तभी तो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं ना। तो F12 वेक्टर को आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे G टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ मास डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। मतलब ये R12 या R21 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ये हो गया। अब डायरेक्शन कौन सी है इसकी? डायरेक्शन कौन सी है इसकी? R12 या R21, कौन सी डायरेक्शन है? R12 इस डायरेक्शन में, R21 इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? सर ये R21 वेक्टर में है, R21 कैप। ध्यान से देखो डायरेक्शन कौन सी है इसकी, अगर आप ध्यान से देखोगे राइट साइड है ना। F12 वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी है? राइट साइड, यानी वो R21 वेक्टर की तरफ है। यानी कि मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, माइनस GM1 M2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर और R12 कैप। कैसे लिख सकता हूं? क्योंकि R21 की जो डायरेक्शन है वो माइनस ऑफ R12 की है। लिख सकते हो ना, डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों वेक्टर अपोजिट है, ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, तो ये मेरा F12 वेक्टर, F12 वेक्टर यानी कि फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 1 ड्यू टू 2, उसकी जो डायरेक्शन है वो R21 वेक्टर में है। कौन से डायरेक्शन में? R21 वेक्टर में, इसलिए R21 कैप कह दिया। दिस इज यूनिट वेक्टर। R21 कैप का मतलब क्या? याद है? भूल गए यूनिट वेक्टर को? ओ भाई याद है या भूल गए? दिस इज यूनिट वेक्टर जो सिर्फ डायरेक्शन बताता था। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते थे? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो आप चाहो तो इसको अल्टीमेटली ऐसे लिख सकते हो, माइनस GM1 M2। आप ऊपर R को मल्टीप्लाई कर दो और नीचे R को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे बन जाएगा R3, यानी कि ये फॉर्मूला बन जाएगा माइनस GM1 M2, और ये बन जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे R12 वेक्टर डिवाइडेड बाई R3। ये फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 1 ड्यू टू ऑब्जेक्ट 2 है। दिस इज फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 1 ड्यू टू ऑब्जेक्ट 2, ये फोर्स है। और ऐसे ही अगर आप F21 लिखोगे, सिमिलरली अगर आप F21 वेक्टर लिखोगे तो आप सिंपली इसको लिख सकते हो माइनस GM1 M2 R स्क्वायर R21 कैप, यानी कि आप इस फोर्स को लिख सकते हो R21 को माइनस GM1 M2 डिवाइडेड बाई R3 और R21 वेक्टर। इस तरीके से लिख सकते, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ। इसको वेक्टर फॉर्म कहते हैं। यहां पे हमने इसको वेक्टर्स की तरह लिख दिया, यूनिट वेक्टर्स की तरह लिख दिया, उनके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया। इसको अच्छे से नोट कर लो। सारे वेक्टर समझ में आ रहे हैं? पहले देख लो, R21 वेक्टर यानी कि जो 1 से 2 को जोड़ रहा है, R21 वेक्टर यानी कि R21 वेक्टर यानी कि जो 1 को 2 से जोड़ रहा है, R12 वेक्टर यानी कि जो 2 को 1 से जोड़ रहा है। मतलब R21 वेक्टर ये डायरेक्शन दिखा रहा है 1 से 2 की डायरेक्शन, और R12 वेक्टर 2 से 1 की डायरेक्शन दिखा रहा है। तो अगर आप देखोगे जो फोर्स M1 पे लग रहा है वो एक्चुअली
कौन सी डायरेक्शन में है, वो r21 वेक्टर की डायरेक्शन में, और जो फोर्स 2 पे 1 की तरफ लग रहा है वो 1 से 2 की डायरेक्शन में, इसलिए हमने यहां पे F12 में लिखा था r21 कैप, डायरेक्शन ये लिखी थी। पर इस डायरेक्शन को अगर आप उल्टा करोगे एक नेगेटिव साइन आएगा। तो कई बार आप फोर्स में एक नेगेटिव साइन देखते हो तो वो बताता है अट्रैक्टिव फोर्स है। ये नेगेटिव साइन एक्चुअली अट्रैक्शन को ही रिसेंबल कर रहा है, आप ये कह सकते हो। ठीक है, सो यहां पे ये तरीका है, इस तरीके से आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। और ध्यान से देखना, नीचे आपको क्यूब नजर आ रहा है, और क्यूब इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि ऊपर वेक्टर है, डायमेंशन चेंज नहीं हुई, अभी भी डायमेंशन सेम है। अगर अभी भी डायमेंशन पे आपको शक है तो ध्यान रखना, नीचे क्यूब जरूर है पर एक आर ऊपर भी आ गया, डायमेंशन अभी भी इसका सेम है, डायमेंशन पे फर्क नहीं पड़ा, डायमेंशन को नहीं हम हटा सकते। यहाँ पे नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि भाई साहब F12 वेक्टर R21 कैप की डायरेक्शन में था या नहीं, F12 वेक्टर यानी कि इस ऑब्जेक्ट को ध्यान से देख, इस पे फोर्स कहां लग रहा है, आगे, आगे की डायरेक्शन कौन सी है, R21 वेक्टर की डायरेक्शन, ग्रीन वाली डायरेक्शन, तो इसलिए मैंने R21 कैप लिख दिया। और R21 कैप और R12 कैप, R12 कैप कौन सी डायरेक्शन है, ये दोनों नेगेटिव साइन से रिलेटेड है। R21 कैप को माइनस R12 कैप कह सकते हो। अगर ये ईस्ट है ये वेस्ट है तो ईस्ट को माइनस वेस्ट लिखते हैं, नहीं लिखते, इसलिए माइनस साइन आया है। ठीक है ना, ठीक है, माइनस साइन क्यों आ रहा है समझ में आ रहा है, माइनस साइन दिख रहा है आप लोगों को, R2 कैप को हमने माइनस R12 कैप लिखा था, वो माइनस साइन है यहाँ पे, और माइनस साइन ये दिखा रहा है कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप ये भी समझ सकते हो। ठीक है, अदरवाइज बस इसको याद रखो, मैं आपको बताता हूं एग्जाम में अगर यहां से क्वेश्चन आया तो वो इसलिए आ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी ने वेक्टर फॉर्म को लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में हो सकता है इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, वेक्टर फॉर्म दे दे, यानी कि आपसे सिंपली इस तरीके का सवाल बना दे। ठीक है ना, इस तरीके का सवाल बना दे, आपको बोले यहां पे दो ऑब्जेक्ट नजर आ रहे हैं, इस पे फोर्स इधर लग रहा है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है, ये ऑब्जेक्ट बोलते हैं M1, ये ऑब्जेक्ट बोलते हैं M2, और यहां से ऑप्शन दे दे, ठीक है ना, फोर्स ऑन F12, और आपको क्वेश्चन ऑप्शन इस तरीके से दे दे, आपको बोलते हैं F12 वेक्टर मेरा माइनस GM1 M2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर R12 वेक्टर है, या फिर ऐसे बोल दे F12 वेक्टर मेरा माइनस GM1 M2 डिवाइडेड बाई R क्यूब और R21 वेक्टर है। ठीक है, या फिर आपसे बोल दे मेरा फोर्स F12 ये मेरा माइनस GM1 M2 डिवाइडेड बाई R क्यूब R12 वेक्टर है, या फिर बोल दे फोर्स मेरा F12 माइनस GM1 M2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर और R12 कैप है, R21 कैप है, इस तरीके से दे दे, और आपको पूछे इनमें से सही आंसर कौन सा है, कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। ठीक है, आप बताओ कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही है। F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या सही है यहां पे, R12 पहला वाला ऑप्शन सही है, सेकंड वाला ऑप्शन सही है, थर्ड वाला ऑप्शन सही है, या फोर्थ वाला सही है, कौन सा सही है। अगर यहां 1 2 है और यहां 1 2 है तो नेगेटिव साइन आएगा और नीचे क्यूब आएगा, अगर यहां 1 2 है यहां 1 2 है तो नीचे क्यूब आएगा, यहां नेगेटिव साइन आएगा। यहां पे गलती है, यहां पे गलती क्या है, यहां पे 1 2 है यहां पे 2 है, नेगेटिव साइन नहीं आना था, अगर नेगेटिव साइन नहीं लगाऊं तो ये ऑप्शन भी सही हो जाता। यहां पे क्या गलती है, यहां पे क्यूब नहीं है नीचे, ऊपर वेक्टर है तो नीचे क्यूब होना चाहिए, ऊपर यूनिट वेक्टर है तो नीचे स्क्वायर चलेगा, अगर ऊपर वेक्टर है तो नीचे क्यूब होना चाहिए, डायमेंशनली सही होना चाहिए, ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है, ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है, ये दोनों फर्स्ट और फोर्थ डायमेंशनली इनकरेक्ट है, यहां नेगेटिव साइन की गलती है, तो सही आंसर ऑप्शन थर्ड है, सही आंसर आपका ऑप्शन थर्ड है। ठीक है ना, ध्यान से करो, देखो बताने के बाद भी कई बच्चे आंसर नहीं कर पाए, सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अब यहां पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में देखो ध्यान से। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें बताता है कि अगर मल्टीपल पॉइंट ऑब्जेक्ट्स या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आ जाए तो फोर्स कैसे निकालना है, यानी कि हमारे पास बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं, यहां पे मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ले लिए, या पॉइंट ऑब्जेक्ट्स ले लिए, या स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स भी ले सकता हूं, मैंने बहुत सारे यहां पे ऐसे ऑब्जेक्ट्स कंसीडर कर रखे हैं। कितने ऑब्जेक्ट्स है, मान लो n ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं, मान लो इनके मासेस पता है, इसका मास M1, इसका मास M2, इसका मास M3, इसका मास M4, और टिल मेरे पास बहुत सारे मासेस हैं M5 M6, मान लो इसका Mn, बहुत सारे मासेस हैं, और मुझे नेट फोर्स निकालना है 1 पे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, इट हेल्प्स टू इवैल्यूएट नेट फोर्स, इट हेल्प्स
पहली बात, ये क्या काम आता है? इट्स हेल्प्स टू एवेल्युएट नेट फोर्स। तो नेट फोर्स निकालने के काम आता है, पर कैसे? इसने बोला क्या? इसने बोला अगर आपको M1 पे ही नेट फोर्स लगाने हैं तो M1 पे सब फोर्स लगा रहे होंगे, M1 पे M2 भी फोर्स लगा रहा होगा, दिस इज फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 1 ड्यू टू 2। सर इस पे एक फोर्स यहां पे भी लग रहा होगा, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 1 ड्यू टू 4। सर यहां पे कुछ M3 भी फोर्स लगा रहा होगा, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 1 ड्यू टू 3। एक फोर्स यहां पे लग रहा होगा, एक फोर्स यहां पे लग रहा होगा, एक फोर्स यहां पे लग रहा होगा, है ना? बहुत सारे फोर्सेस होंगे, कोई फोर्स यहां पे लग रहा होगा, Fn, बहुत सारे फोर्सेस लग रहे होंगे। तो इन सभी फोर्स का वेक्टर सम कर दिया जाए, ठीक है ना? तो ये हमें क्या बताता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताता है नेट फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, नेट फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू अदर्स due to other objects due to other is vector sum of ठीक है ना? इज अ वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। यानी कि इस पे एक फोर्स यहां लगा, एक फोर्स यहां लगा, इन सबका वेक्टर सम कर दूं, और ये फोर्स इंडिपेंडेंट है बाकियों में कौन से फोर्स लग रहे हैं। आप कह सकते हो कि सर 2 और 3 में भी तो फोर्स लग रहा होगा, सर 1 और 5 में भी तो लग रहा होगा, सॉरी 1 और 4 और 5 में भी तो लग रहा होगा, 4 और n में भी तो लग रहा होगा। यानी कि जो फोर्स मुझे निकालना है ऑब्जेक्ट 1 पे निकालना है, मुझे फोर्स किस पे निकालना है? ऑब्जेक्ट 1 पे निकालना है। तो बाकियों के बीच में क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी मूवी देखी है? मूवी में क्या होता है? एक हीरो एक हीरोइन है, राइट, है ना? मान लो किसी एक पर्सन पे हमने कोई मूवी बनाई, तो उस मूवी में डायरेक्टर क्या करता है? ज्यादातर डायरेक्टर क्या करता है? उस पर्सन के बारे में दिखाता है, उस पर्सन का रिलेशन इससे कैसा है, उस पर्सन का रिलेशन इससे कैसा है, उस पर्सन की बात सामने वाले से कैसे, उसका दोस्त कौन है, उसका दुश्मन कौन सा है, उसका प्यार कौन है। बाकियों के आपस में क्या रिश्ते हैं उसके बारे में ज्यादा चर्चा करते नहीं है, वो यहां पे भी है। हमारा हीरो मूवी का ये, तो मुझे देखना है इसका इससे कैसा रिलेशन है, इसका कैसा रिलेशन है, इसका रिलेशन यहां कैसे, इसका रिलेशन यहां कैसे। अरे भाई 2 और 3 के बीच में क्या चल रहा है? कोई मतलब नहीं। M और N के बीच में क्या चल रहा है? कोई मतलब नहीं। सर 5 और 6 में क्या चल रहा है? कोई मतलब नहीं। उनके बीच के फोर्सेस से कोई लेना देना नहीं। अगर आप नेट फोर्स ऑब्जेक्ट 1 पे निकाल रहे हो तो बाकी ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या हो रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं, ठीक है ना? तो यानी कि इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फोर्सेस एक्टेड बिटवीन अदर ऑब्जेक्ट्स। तो बाकी ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्सेस लग रहे हैं उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो अगर आप नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 1 निकालना चाहते हो तो आप बोलोगे फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 1 ड्यू टू 4, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 1 ड्यू टू n। बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगाएंगे वो। अगर मैं अपना हीरो बदल दूं तो मैं सर फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 4 देखना चाहूं तो, अगर मैं नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 4 देखना चाहूं तो मैं देखूंगा फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 4 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 4 ड्यू टू ऑब्जेक्ट 2 एंड सो ऑन, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 4 ड्यू टू ऑब्जेक्ट n। मैं ऐसे निकाल लूंगा। तो हीरो आप डिसाइड करो हीरो कौन है, किस पे आप फोर्स निकालना चाह रहे हो। जिस पे निकालना चाह रहे हो बाकियों के हिसाब से देख लो। फिर यहां पे मुझे 2 और 3 में क्या हो रहा है, 5 और 7 के बीच में क्या हो रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं है, उससे कुछ लेना देना नहीं। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, ठीक है? इस पे चर्चा की जाएगी नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो मैंने आप लोगों को वादा किया था, टॉपलिंग, रोटेशन का। तो नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूं थोड़ा सा पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है टॉपलिंग को। आज हमने बहुत ही बेसिक चीजें पढ़ी हैं ग्रेविटेशन में। अगर आप मॉड्यूल देखोगे तो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस उसमें से कर सकते हो, इसलिए मैंने एक बेसिक सी डीपीपी भी अपलोड कर दी है। एक बेसिक सी डीपीपी आपको मिल जाएगी, आप उसको ट्राई करना। बहुत ज्यादा मुश्किल डीपीपी नहीं है, हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आप उस डीपीपी को करना। डीपीपी भी आप देखना अगर आपको लगता है कि हो रही है ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में करना। आज हमने बेसिक इंट्रो किया ग्रेविटेशन का। टॉपलिंग इफेक्ट को मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो टॉपलिंग में मैं चार्ट को ऑन नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, सिर्फ आपको समझा रहा हूं, तो बहुत ध्यान से देखना टॉपलिंग इफेक्ट होता क्या है। अच्छा देखो, जैसे भाई ये वाटर बोतल है ना,
इस पानी की अगर आप बोतल को यहां पे देखते हो, मान लो मैंने यहां पे रख दिया, ठीक है, क्या नोटिस कर रहे हो, इस पानी की बोतल को मैं धक्का मारूंगा, ठीक है, टॉपल का मतलब क्या, अगर मैं इसको ऐसे धक्का मारूंगा तो ये गिर जाती है, गिर जाती है ना, इसी को टॉपल कहते हैं। अच्छा, कहां से धक्का मारने से गिरने के चांसेस सबसे ज्यादा है? मैं नीचे से धक्का मारूं तो टॉपल होती है, बीच में से मारूं तो होती है, सेंटर ऑफ मास से मारूं तो होती है, ऊपर से मारूं तो होती है, या सबसे ऊपर से मारूं तो होती है। टॉपल होने के चांसेस कहां से? टॉपल होने के चांसेस सबसे ज्यादा कहां है? ऊपर से। टॉपल होने के सबसे ज्यादा चांसेस कहां से है? ऊपर से। है या नहीं? मतलब इसी को टॉपलिंग कहते हैं। तो पहले तो उसका फील आना चाहिए कि टॉपल कैसे कोई ऑब्जेक्ट होता है, टॉपलिंग है क्या, आपने ऑब्जेक्ट को टॉपल कराना है, टॉपलिंग इफेक्ट है क्या। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कि अगर आप बोतल लो या फिर कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स ले सकती हो, इस तरीके से आपने कोई बॉक्स ले लिया, जमीन पे मूव कर रहा है या फिर रेस्ट पे पड़ा है, मान लो रेस्ट पे पड़ा है, और आप इस पे फोर्स लगाओगे तो टॉपल होने के चांसेस कहां से हैं? आप बताओ मुझे, कहां पे फोर्स लगाऊं कि टॉपल होने के चांसेस बढ़ जाएं? सर, पोजीशन ए पे फोर्स लगाऊं, पोजीशन बी पे लगाऊं, पोजीशन सी पे लगाऊं, या पोजीशन डी पे लगाऊं? टॉपल होने के चांसेस सबसे ज्यादा कहां से है? आप बताओ, ए बी सी या डी, कहां पे फोर्स लगाने से टॉपल होने के चांसेस है? कहां पे, किस में सबसे ज्यादा चांसेस है? ए पे धक्का लगाऊंगा तो टॉपल होने के चांसेस है, बी पे, सी पे या डी पे? पहले तो मुझे ये बताओ, और फिर मैं ऑब्जेक्ट बदल देता हूं। अब मैं ऑब्जेक्ट बदल देता हूं, या फिर इसी ऑब्जेक्ट को पहले ऐसे लिटा देता हूं और फिर इस ऑब्जेक्ट को खड़ा कर देता हूं। यही फोर्स मैंने एक बार यहां पे लगाया टॉप पे, यही फोर्स मैंने एक बार यहां पे लगाया इधर, किसके चांसेस ज्यादा है? पहले बताओ, यहां पे एबीसीडी में से सबसे ज्यादा चांसेस कहां है टॉपल होने के? सर, अगर आप यहां पे फोर्स लगाओगे, ठीक है ना, अगर आप यहां पे, ठीक है ना, चांसेस ऑफ टॉपल, चांसेस ऑफ टॉपलिंग इज मैक्सिमम व्हेन फोर्स अप्लाइड एट टी। जब मैं फोर्स कहां लगा रहा हूं? डी पे लगा रहा हूं। इन दोनों में टॉपल होने के चांसेस किसके ज्यादा है? किसके ज्यादा चांसेस हैं? ठीक है, ऑब्जेक्ट सी के या ऑब्जेक्ट डी के? किसके चांसेस ज्यादा है टॉपल होने के? इसमें भी ज्यादा चांसेस किसके हैं? इसके चांसेस ऑफ टॉपल ज्यादा होते हैं, चांसेस ऑफ टॉपल। ये टॉपल होने के चांसेस ज्यादा रखता है, इसमें टॉपल होने के चांसेस ज्यादा है, इसके नहीं है, इतने नहीं है, इसके चांसेस पलटने के ज्यादा है टॉपल होने के। अब टॉपलिंग इफेक्ट आता कैसे, बात समझ में आएगी। अब हमें टॉपलिंग इफेक्ट आता कैसे, इसके बारे में समझते हैं, हो क्यों रहा है। अब सबसे पहले बात करते हैं यहां पे टॉपलिंग पे, फिर से देखते हैं। पहली बात, एक चीज समझना ध्यान से, टॉपलिंग के लिए फ्रिक्शन का होना बहुत जरूरी है, बिना फ्रिक्शन के काम नहीं बनेगा। मान लो आपने किसी ऑब्जेक्ट की बात करी कि सर हम इसको टॉपल करा रहे हैं। अब जो भी हम यहां टॉपल की बात करते हैं, यहां पे बोलते हैं टॉपल विदाउट स्लाइडिंग। हम जो टॉपलिंग पढ़ रहे हैं यहां पे पढ़ेंगे टॉपलिंग बिफोर स्लाइडिंग। टॉपलिंग बिफोर स्लाइडिंग की बात करेंगे कि स्लाइड नहीं कर रहा, टॉपलिंग बिफोर स्लाइडिंग। तो जब हम टॉपलिंग बिफोर स्लाइडिंग की बात करेंगे, इसका मतलब है ये स्लाइड नहीं करेगा। अब आप अगर आप इस पे फोर्स लगा दो, अगर आप इस पे फोर्स लगा दो, मान लो आपने कहा कि मैंने सर यहां पे फोर्स लगा दिया, कहां फोर्स लगा दिया? यहां पे। सेंटर ऑफ मास कहां है? यहां पे। कहां पे फोर्स लगा दिया? यहां पे। सेंटर ऑफ मास कहां है इसका? यहां पे। यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास पड़े सीओ में, और आप फोर्स कहां लगा रहे हो? यहां पे लगा रहे हो। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि स्लाइड नहीं कर रहा, तो फ्रिक्शन के बिना ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्लाइड ना करे, क्योंकि अगर आगे फोर्स लग रहा है तो इसका एक्सेलरेशन आगे होना चाहिए। अगर ये स्लाइड नहीं कर रहा तो फ्रिक्शन को कहां लगाना पड़ेगा? पीछे। और कैसा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक, काइनेटिक नहीं। कैसा? स्टैटिक, क्योंकि हम कह रहे हैं ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा। कैसा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा इफ ये स्लाइड नहीं कर रहा, स्लाइड नहीं कर रहा। अब टॉपल होने का मतलब क्या है? पलट जाए, रोटेट करने लगे, इसी को टॉपल कहेंगे। गिर जाएगा, रोटेट करेगा, इसी को टॉपल कहेंगे। तो सर यहां पे टॉपल होने के लिए टॉर्क चाहिए, और टॉर्क कहां से निकाल सकते हैं हम? कहीं से भी एक्सेस ले लो आप, यहां से एक्सेस ले लो, यहां से 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 ले लो। अगर आप टॉपलिंग की बात कर रहे हो, आप एक्सेस कहीं भी चूज कर सकते हो। तो अगर आपको टॉर्क चाहिए तो आप सबसे पहले एक्सेस चूज करो। आप एक्सेस कहां ले रहे हो? ज्यादातर केसेस में एक्सेस यहां ले ली जाती है। अब यहां क्यों लेंगे? चलो हम यहां भी ले सकते थे सर एक्सेस। सर हम तो यहां पे भी ले सकते थे एक्सेस, हम यहां पे ही क्यों ले रहे हैं एक्सेस? उसका क्या रीजन हो सकता है? यहां पे आपको कोई एक चीज समझनी पड़ेगी, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कहां से लगता है? आपने आज तक नॉर्मल रिएक्शन की बात की होगी तो हमने बोला होगा कि सर नॉर्मल रिएक्शन यहां से लगता है, सेंटर ऑफ मास से पास। नॉर्मल रिएक्शन कहां से लगता है? सर सेंटर ऑफ मास से पास होता है, ऐसे लगता है। अभी तक हम नॉर्मल के बारे में यही जानते थे।
पर ये तब होता था जब ये पूरी सरफेस यार रेस्ट पे होती थी, ऐसे पड़ी होती थी। अगर ये टॉपल होने वाला है तो ये सरफेस थोड़ी सी रोटेट करने लगती है। अगर ये टॉपल होने की कंडीशन में है तो ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा उठा हुआ महसूस करेगा, ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, आप खुद सोचो। टॉपल जब ये होने लगेगा तो ये ऑब्जेक्ट यहां से कांटेक्ट अपना छोड़ देगा, ये कांटेक्ट छोड़ देगा। जैसे आप इस पानी की बोतल की बात करोगे, ठीक है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे, मान लो ये टॉपल होने वाली है, टॉपल यानी कि पलटने वाली है। आप देखो ध्यान से, जब मैं इसको पलटने लगूंगा तो ये एक साइड से कांटेक्ट छोड़ देगी, छोड़ देती है ना, यहां से दिख रहा है ना, ये कांटेक्ट छोड़ देती है, इसी को टॉपलिंग कहते हैं ना। तो यानी कि नॉर्मल रिएक्शन वहां लगता है जहां पे कांटेक्ट होता है। तो अगर ये टॉपल होने की सिचुएशन में है, जैसे जैसे आप टॉपल होने की सिचुएशन में आएगी, ये नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होने लगेगा। तो जस्ट बिफोर टॉपल यहां पे सारा नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि जब आप यहां पे फोर्स लगाओगे, अब नॉर्मल इधर नहीं लगेगा, अब ये नॉर्मल कहां शिफ्ट हो जाएगा, नॉर्मल यहां से लगने लगेगा, बिल्कुल किनारे से। जस्ट बिफोर टॉपल आपका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो आपका बिल्कुल किनारे पे पहुंच जाएगा। ये लॉजिक समझ में आ रहा है सर? यहां पे कैसे लगा नॉर्मल, वो तो सेंटर ऑफ मास से पास होता था, पर वो होता था जब सिमेट्रिकली ऑब्जेक्ट पड़ा है तो नॉर्मल रिएक्शन यहां से जा रहा था। बट ये ऐसे पलटने वाला है तो यहां इस पॉइंट का कांटेक्ट, इस पॉइंट का कांटेक्ट, ये कांटेक्ट छूटने लगेंगे और लास्ट में कांटेक्ट कहां होगा, यहां पे। ये सी के अबाउट तो रोटेट करेगा, तो यहां पे आप देख सकते हो। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से ले लें या यहां से, बेस्ट कहां रहता है एक्सिस ऑफ रोटेशन चूज करना, जहां पे कम से कम फोर्स लग रही हो, जहां पे कम से कम जहां ज्यादा से ज्यादा फोर्स लग रही हो। बेस्ट कहां रहता है एक्सिस ऑफ रोटेशन को चूज करना, जहां ज्यादा से ज्यादा फोर्स लग रही हो। आपको पता है यहां पे अगर आप ए और चूज करोगे तो आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व होगा। क्यों सोल्व होगा आसानी से? क्योंकि सर फ्रिक्शन फोर्स यहां से लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन यहां से लग रहा है। अब बचेंगे मेरे दो फोर्सेस, एक फोर्स लगेगा mg नीचे की तरफ, दो फोर्स बचेंगे, एक तो नीचे की तरफ लगेगा इसका mg और ये f। सिर्फ इन दोनों का हमें टॉर्क निकालना पड़ेगा, सिर्फ मुझे इन दोनों का टॉर्क निकालना पड़ेगा और किसी का टॉर्क नहीं निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? सिर्फ इन दोनों का टॉर्क निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे एक सवाल कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो एक सवाल है, एक क्वेश्चन अगर हम देख लेते हैं कि सर चलो थोड़ा सा सवाल से समझते हैं। मान लो सर हमें क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड मैक्सिमम फोर्स that can be applied, find the maximum force that can be applied horizontally at top such that it will not topple before slide। ये स्लाइड करने से पहले टॉपल नहीं हो रहा है, ये स्लाइड ही नहीं कर रहा है, पहली बात हम स्लाइडिंग मान नहीं रहे। तो क्वेश्चन में ये ले लेते हैं और डायमेंशंस दे देगा हमें। मान लो ये डायमेंशन दे दी इसने ए, यहां से यहां तक की डायमेंशन दे दी इसने बी, ऐसी कुछ भी ले लो, बी सी डी जो भी लेना ले लो। और आप फोर्स कहां अप्लाई कर रहे हो, यहां टॉप पॉइंट पे हॉरिजॉन्टली कर। सेंटर से क्या लगेगा जल्दी से बोलो, mg। सेंटर से क्या लगेगा, mg। नॉर्मल रिएक्शन कहां लगेगा, जैसे आपने फोर्स लगाया नॉर्मल रिएक्शन कहां लगेगा, इधर। नॉर्मल रिएक्शन कहां लगने लगेगा बोलो, इधर। और बेस्ट तरीका क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे सर बेस्ट तरीका क्या है, यहां पे अगर आप टॉपलिंग इफेक्ट देखना चाहते हो, बेस्ट तरीका एक्सिस ऑफ रोटेशन को यहां ले लो। हालांकि मैं यहां से लेके भी करवा दूंगा, हालांकि मैं यहां से लेके भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से भी हो जाएगा। पर बेस्ट तरीका कहां है एक्सिस ऑफ रोटेशन को चूज करने का, सर ए और बिल्कुल यहां पे ले लो। फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा, बिना फ्रिक्शन के कहानी नहीं चलेगी आगे, फ्रिक्शन होना ही चाहिए पीछे की तरफ, स्टैटिक फ्रिक्शन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि सर अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ तो ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा, तो स्लाइडिंग को अवॉइड करने के लिए फ्रिक्शन का पीछे होना जरूरी है। स्लाइडिंग नहीं चाहिए, फ्रिक्शन को होना जरूरी है, और फ्रिक्शन भी स्टैटिक फ्रिक्शन। अब टॉर्क की बात करो, टॉर्क निकाल लो, आसानी से निकल जाएगा। सर ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो अगर आप यहां पे देखोगे ये मेरा लाइन ऑफ फोर्स है, फोर्स ऐसे लग रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे कितना डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स का, बताओ कितना 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 है, जरा ध्यान से देखो ये डिस्टेंस कितना है मेरा ए। अच्छा ये फोर्स कैसे घुमाएगा, क्लॉक या एंटी क्लॉक, इस ब्लॉक को कैसे घुमाएगा, ये तुम्हारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये फोर्स इसको कैसे घुमा सकता है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये फोर्स इसको कैसे घुमा सकता है, अरे बताओ ना। जैसे ये बॉटल है,
फोर्स इसको कैसे घुमा रहा है, क्लॉक या एंटी क्लॉक? अरे ये फोर्स इसको कैसे घुमा रहा है, क्लॉक या एंटी क्लॉक? कैसे घुमा रहा है, ऐसे कैसे घुमा रहा है, ऐसे कैसे घुमा रहा है, ये क्लॉक है ना भाई। ये देखो ना, ये ले लो, ये देखो छोटू है, छोटा सा एग्जांपल है इसका। आप इस पे जब फोर्स लगाओगे, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। जब आप फोर्स लगाओगे, इसको कैसे घुमाने की कोशिश करेगा, बोलो कैसे घुमाने की कोशिश करेगा, क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज टॉर्क लगाएगा। कितना टॉर्क लगाएगा, जो आप क्लॉकवाइज टॉर्क की बात कर रहे हो वो जाएगा फोर्स, और उससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो गया ए। अब mg की बात करो, mg दूसरा फोर्स ही है, बाकियों को तो लेना ही नहीं है। बाकियों को क्यों नहीं लेना, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहे हैं। नॉर्मल रिएक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन से, फ्रिक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो जरा, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रही, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रही, उससे mg ये रहा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, कितना हो जाएगा सर, b/2। यानी कि सर जो एंटी क्लॉक टॉर्क आएगा, एंटी क्लॉक, वो कितना आएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे, फोर्स कितना है mg और डिस्टेंस कितना है b/2, तो ये आ जाएगा mg इंटू b/2 फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। यहां पे अगर आपको रोटेशनल इक्विलिब्रियम चाहिए, आप मान रहे हो कि वो रोटेट नहीं कर रहा, टॉपल नहीं हो रहा, तो उस केस के लिए आप दोनों को बराबर करोगे, तो आप बोलोगे F इंटू ए, ये किसके बराबर हो जाएगा, mg इंटू b/2। ठीक है ना, यही आ जाएगा। अगर आप F निकालना चाहते हो, वो आ जाएगा mgb/2a, ये आ जाएगा। मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां मानी है, बोलो यहां पे मानी है। सर अगर हम सेंटर ऑफ मास पे मानते तो क्या आंसर अलग आता, सेंटर ऑफ मास पे मानते तो आंसर अलग आता। चेक करें सर, एक बार सेंटर ऑफ मास पे लो एक्सिस ऑफ रोटेशन, सेम सवाल है सर। अब हमारा दिमाग ये चल रहा है कि अगर हमने सेंटर ऑफ मास पे मान ली होती तो आंसर नहीं आता शायद। देखिए जरा, देख लेते हैं आता या नहीं आता, देख लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़े ना। यहां पे ए है, ये डिस्टेंस हमारा बी है। अब आप सेंटर ऑफ मास की बात करोगे, यहां से mg नीचे लगेगा, यहां से mg बिल्कुल मिड पॉइंट से लगेगा, mg नीचे की तरफ लगेगा। सर अप्लाइड फोर्स यहां पे लगाया गया था, अप्लाइड फोर्स आपने यहां पे लगाया था, कितना फोर्स लगाया था आपने, ये फोर्स कैसे लग रहा था, एफ फोर्स लग रहा था, ऐसे ही लग रहा था। नॉर्मल रिएक्शन यहां पहुंच गया था, नॉर्मल रिएक्शन ये रहा आर, फ्रिक्शन पीछे की तरफ, फ्रिक्शन कहां चला गया था, पीछे की तरफ था। कैसा फ्रिक्शन था, स्टैटिक फ्रिक्शन था, ठीक है ना सर। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन आप यहां चूज करके देखो, आंसर सेम आता है या नहीं आता। ए और एक बार यहां चूज कर लो, एक्सिस ऑफ रोटेशन एक बार यहां चूज कर लो, क्या सेम आंसर आता है या नहीं आता, चेक कर लो, आएगा। एक बार काम करते हैं, यहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन लेते हैं। तो अगर आप यहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन ले रहे हो, टॉर्क बताओ कौन कौन देगा, सिर्फ mg का टॉर्क नहीं आएगा, एक टॉर्क आएगा f का। f से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, अगर आप ध्यान से देखोगे f से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, और f इसको कैसे रोटेट कर रहा है, इस तरीके से। तो अगर आप क्लॉकवाइज टॉर्क देख रहे हो, तो एक तो f से क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस अगर आप ध्यान से देखोगे, ये डिस्टेंस a/2 हो जाएगा। देख लो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रही, यहां से फोर्स तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, कितना डिस्टेंस है, a/2, तो f इंटू a/2। और पता है इसको कौन रोटेट कराएगा, आप नीचे फ्रिक्शन देखो, फ्रिक्शन कैसे रोटेट कराएगा, आप सोचो। ये रहा ब्लॉक, बीच से पकड़ लिए आप इस ब्लॉक को, ये जो आगे की तरफ फोर्स लग रहा है इसको क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा था, जो आगे की तरफ फोर्स लग रहा था वो इसको क्लॉकवाइज करा रहा था। फ्रिक्शन कहां लग रहा है, पीछे की तरफ, फ्रिक्शन कहां लग रहा है, पीछे की तरफ लगाओ, ये भी इसको कैसे रोटेट कराएगा, क्लॉक। यानी कि जो आपका अप्लाइड फोर्स है वो भी इसको क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा था, और जो फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ वो भी इसको क्लॉक करेगा। फ्रिक्शन भी इसको, अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां ले रहे हो, इसको क्लॉक कराएगा। तो फ्रिक्शन कितना है, कितनी दूरी पे है, फ्रिक्शन भी हमें a/2 डिस्टेंस पे दिख रहा है, यानी कि प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंटू a/2, दो टॉर्क लग गए क्लॉक। एंटी क्लॉक टॉर्क की अगर आप बात करोगे, एंटी क्लॉक टॉर्क की अगर आप बात करोगे, तो वो कौन देगा, ये आर की दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है, अगर आप ध्यान से देखोगे आर की एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी कितनी है, ये दूरी है b/2, यानी कि r इंटू b/2। पर अबे आर और एफ एस पता है, यहां पे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है, तो मतलब यहां पे हमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी लगाना पड़ेगा। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से हमें दिख जाएगा, हम कहेंगे सर आगे फोर्स लग रहा है एफ, पीछे लग रहा है एफ एस, यानी कि एफ तो एफ एस के बराबर ही होगा, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है mg, नीचे तो नॉर्मल mg के बराबर, ऊपर नॉर्मल नीचे mg। तो यानी कि सर यहां पे हम चेंजेस करते हैं, यहां पे लिखते हैं f a/2 प्लस फ्रिक्शन की जगह भी f, तो ये बन जाएगा f इंटू ए, और ये कितना बन जाएगा mg b/2। अब यही इक्वेशन पीछे भी आई थी, यही मेरा क्लॉकवाइज टॉर्क आया था fa,
यही मेरा एंटी क्लॉकवाइज आया था mgb/2, यानी कि अगर आप इनको इक्वेट करोगे FA किसके बराबर आ जाएगा, mgb/2 के बराबर आ जाएगा, यानी कि फोर्स आ जाएगा mgb/2, ये आ जाएगा, बस खत्म, देख सकते हो। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं करना, टॉपलिंग को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, टॉपलिंग इफेक्ट को आप यहां से देख सकते हो, समझ सकते हो। और ये हमें एक चीज समझाने की कोशिश करता है कि टॉपल हमेशा ऐसे ही ऑब्जेक्ट करते हैं, कभी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स, डिस्क वगैरह टॉपल नहीं करते। उनका एक रीजन है ना, उनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है वो सिंगल होता है। कभी भी डिस्क और रिंग वगैरह के लिए हम टॉपलिंग इफेक्ट क्यों नहीं पढ़ते, सर ये तो रोलिंग करने लग जाती है, ये रोल नहीं कर सकता, ये टॉपल कर रहा है। जब क्यूब है, क्यूबॉइड है, ऐसी कोई शेप है, वो टॉपल करते हैं, टॉपल पलट जाते हैं, रोल नहीं कर पाते हैं। रिंग वगैरह रोल करना चालू कर देती है। इनमें क्या होता है, जैसे आप फोर्स आगे की तरफ लगाते हो तो ये इस तरीके से घूमने लग जाती है, ये क्या करने लग जाती है, रोल करना स्टार्ट करती है। इनमें रोलिंग की स्टार्टिंग हो जाती है, टॉपल नहीं करती, क्योंकि इनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है एक सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, इसमें नॉर्मल शिफ्ट नहीं हो सकता। इसमें नॉर्मल की शिफ्टिंग हो रही है, देख रहे हो, इसमें नॉर्मल की शिफ्टिंग हो रही है, जो इसको टॉपल होने से रोकने की कोशिश करती है। नॉर्मल चाहता है वो टॉपल ना हो, जो नॉर्मल शिफ्ट हुआ है वो टॉपल होने से रोकने के लिए हुआ है। ठीक है, पर रिंग में टॉपल आप रोक नहीं सकते। एक्चुअली इसमें हम कहेंगे कि इसमें तो हल्का सा भी फोर्स दोगे टॉपल कर जाएगा, और अब इसमें वर्ड टॉपल का यूज नहीं करते, टॉपल का मतलब होता है पलटना, ये तो रोल करना स्टार्ट करती है। देखा जाए रिंग डिस्क तो हल्का सा फोर्स लगाते ही टॉपल कर जाती है, क्योंकि इनमें नॉर्मल शिफ्ट ही नहीं हो पाती। आपने जरा सा भी फोर्स लगाया, रोलिंग चालू, या फिर उसको रोल करना स्टार्ट कर देना। बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से, ठीक है ना। सो बस ये कॉन्सेप्ट यहीं तक है। अगर हम ध्यान से देखें, आपको कई बार हो सकता है ऐसा कोई डायग्राम वगैरह दिख जाए कि सर इंक्लाइन प्लेन पे क्या होगा अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, रिंग वगैरह तो हम जानते ही है क्या होता है, कि सर अगर हम यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रख दें तो किस तरीके का इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। तो आप मुझे बताओ इसकी टेंडेंसी क्या होगी, अगर ये पलटेगा टॉपल होगा तो इसकी टेंडेंसी ऐसे टॉपल होने की है। अगर सेंटर ऑफ मास इधर है, ठीक है, तो पहले अगर आप देखोगे आपका यहां से कहीं ना कहीं नॉर्मल रिएक्शन जाएगा, और अगर इसकी टेंडेंसी है टॉपल होने की तो इसकी टेंडेंसी कैसे होगी टॉपल होने की, कुछ ऐसी। तो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है कहां शिफ्ट कर जाएगा, यहां पे शिफ्ट कर जाएगा, थोड़ा सा इधर, और मैक्सिमम कहां तक शिफ्ट कर सकता है, यहां। क्योंकि अगर ये टॉपल होगा तो ऐसे होगा, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन कहां शिफ्ट होगा, अगर इनिशियली नॉर्मल रिएक्शन यहां पे था, आपसे पूछ सकता है इसका नॉर्मल रिएक्शन कहां पे शिफ्ट होगा कि ये टॉपल ना करे। तो आप क्लियरली कह सकते हो कि सर यहां पे इसको फ्रिक्शन कैसा टॉर्क दे सकती है, इस तरीके से क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देने के लिए, या फिर आप समझ सकते हो अगर यहां से कॉन्टैक्ट छूटेगा तो नॉर्मल यहां पे शिफ्ट होगा। नॉर्मल रिएक्शन कहां पे शिफ्ट होगा, बोलो, यहां पे शिफ्ट होने की कोशिश करेगा। टू अवॉइड टॉपलिंग नॉर्मल रिएक्शन यहां शिफ्ट हो जाएगा। अगेन टॉपलिंग बहुत बड़ा टॉपिक है, हम लोग बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं इस पे, जस्ट एक इसका ओवरव्यू ले रहे हैं, एक आइडिया ले रहे हैं, ठीक है ना। तो मैंने जस्ट इसका ओवरव्यू दिया है और एक आइडिया दिया है कि टॉपलिंग होता कैसे है। आज लेक्चर यही रखते हैं, और लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ जेईई मेंस के क्वेश्चंस दिए थे, आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे। अगर अभी तक नहीं करे तो प्लीज उसको कर लेना, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मैं नेक्स्ट क्लास में वो जेईई मेंस के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है, ओके। मुझे याद है मैंने होमवर्क में दिए थे, मैं उसको जरूर करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। आज का टाइम दे रहा हूं, काफी बच्चों ने अभी नहीं किए हैं, सो इन द नेक्स्ट क्लास लास्ट के जो 10-15 मिनट है मैं वो जेईई मेंस के क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट रोटेशन, खत्म हो चुका है। यहां पे आप हम लोगों ने थोड़ा सा इसका टॉपलिंग इफेक्ट जो टॉपिक बचा था उस पर भी कवर कर लिया, वो भी खत्म हो गया। जस्ट यू हैव टू रिवाइज ऑल द टॉपिक्स, ओके। चलो, टेक केयर, सी यू सून, कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।